चर्चा कार्यक्रम में मैं शुभम आप सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम के प्रबंधक हैं हेमंत भैया भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रतिभागी उपस्थित हैं उनका स्वागत मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगा। सपना बड़ा है, संघर्ष भी बड़ा होगा, जीतेगा वही जो मैदान में खड़ा होगा। दिन रात एक करनी होगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। अगर जिंदगी में कामयाब होना है और मंजिल को पाना है तो उठो, जागो और दौड़ो और एक नए मार्ग की खोज करो। राकेश चौहान जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जैसा कि जानते हैं, तो थोड़ा सा माइक म्यूट कर लेते हैं आप। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि प्रेस परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम हम विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। यह तीसरा वर्ष है। पिछले रविवार से हम इस साल की सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आज इस साल का यह दूसरा कार्यक्रम है। आप जनवरी माह से लगातार टेस्ट दे रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती है। आपकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए, आपको गाइडेंस के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है, ताकि एक हफ्ते में जो भी आपकी परेशानियां हैं आए, आप उनको नोट कर लें और हमारे वक्ताओं से बातचीत कर सकें। आज हमारे साथ बहुत से प्रतिभागी जुड़े हैं। हमारे साथ 4 वक्ता भी जुड़े हैं जो CUET 2022 परीक्षा में एयर फर्स्ट, थर्ड ऐसे वक्ता के साथ जुड़े हैं। मैं उनका परिचय दूं, आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊं, उसके पहले हम विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का स्मरण कर लें। तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम उनका स्मरण करेंगे। अभी हम सभी ने माँ सरस्वती जी को याद किया। अब हम आपका परिचय आज के वक्ताओं से कराएंगे। जैसे जो लोग आप सब जैसा कि जुड़ते हैं, तो आप सबको इस कार्यक्रम किस तरीके से यह कार्यक्रम आगे चलता है आपको विदित होगा। पहले वक्ता अपनी जीवन यात्रा या तैयारी के अनुभव रहा वो आपके साथ साझा करेंगे। तत्पश्चात आप उनसे बातचीत कर पाएंगे। तो जैसा कि आज हमारे साथ 4 वक्ता उपस्थित हैं, सभी वक्ता इस समय
भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमारे साथ आज संजना देवड़ा जी हैं, जो CUET 2022 परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की थी। आपने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से अपना स्नातक किया हुआ है। संजना जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप में ऐसी क्या काबिलियत रही कि आप आज भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू के छात्र हैं और आप इस मंच पर एक वक्ता के रूप में आपको आमंत्रित किया गया है। आप अपनी जीवन यात्रा बताएं। जीवन यात्रा तो बहुत विस्तार हो जाएगी, मैं कहूँगा कि अनुभव, तैयारी के समय के अनुभव बताएं कि आपने कैसे विचार आया आपके मन में कि मुझे JNU में एडमिशन लेना है, और आपने किस तरीके से तैयारी शुरू की, और उस तैयारी के दौरान आपको क्या कठिनाइयाँ आई और आपको कहाँ से सहयोग प्राप्त हुआ। क्या आपको दिखा कहीं, कभी आप डिमोटिवेट हुई, कुछ भी, जो भी आपका अनुभव हो वो आप प्रतिभागियों के साथ साझा करें। संजना, आप आमंत्रित हैं। भैया, मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन हालांकि भैया ने करवा दिया है। मेरा नाम संजना देवड़ा है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करती हूँ, और भैया ने जैसा बताया, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। रही बात JNU के बारे में, प्रारंभिक जानकारी मुझे कहाँ से मिली, मेरी जो सीनियर्स थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी, उन्होंने भी JNU का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो मुझे उन्हीं के थ्रू पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है। तो उस तरीके से मैंने इनिशियल गाइडेंस उन्हीं से प्राप्त की। फिर अंकेश दीदी जो है, उनका रिजल्ट आया था, तो मैंने थोड़ा गंभीर रूप से सोचना भी शुरू किया कि देना है कि नहीं देना है। तो शुरुआत में हालांकि मुझे ये भी द्वंद था कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। मैं पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य में कंफ्यूज भी थी, और अंतिम रूप से मैंने हिंदी साहित्य के साथ जाना सोचा कि हिंदी साहित्य के साथ मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम दूंगी। अब ये तब प्रारंभिक जो सोर्सेज होते हैं उसकी जानकारी भी मुझे मेरी जो एक सीनियर थी वो हिंदी साहित्य से दी थी, मुझसे एक क्लास सीनियर थी, उन्हीं से पता चला। और उन्होंने ही मुझे हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज के बारे में जो है बताया कि टेस्ट सीरीज चलती है, उसको ज्वाइन कर लो। तो इसके बाद तो जब से मैं हेमंत भैया से जुड़ी थी, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी थी, तो वो अंत तक, जब तक मैं JNU में पहुंची हूँ, पूरी प्रक्रिया क्या कैसे है, अंत तक जो है मुझे पूरा इस टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है पता चलता रहा है। तो नो डाउट आज अगर मैं बोल भी पा रही हूँ तो ये प्लेटफॉर्म, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि मेरी ही नहीं, JNU जो लगभग पूछते भैया से जुड़े हैं, उन सभी के लिए भैया की टेस्ट सीरीज का और उनकी गाइडेंस का बहुत अमूल्य योगदान रहा है। इसके बाद मैं कहूंगी कि मेरी तैयारी के दौरान अगर मैं बताऊं तो मैं 3 मुख्य बिंदु बताऊंगी जो मेरी तैयारी को समेट सकता है। पहला ये कि लिमिटेड बुक्स, मैंने ज्यादा तैयारी के दौरान अपने आप को भटकाव से बचाना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने लिमिटेड बुक्स अपने आप पे भरोसा रखा कि, क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे ना अगर ज्यादा सोर्सेज के चक्कर में पड़ेंगे, तो लिमिटेड बुक्स रखी मैंने, उनको बार बार रिवाइज किया। पहला की पॉइंट यही था। दूसरा मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो मैंने बहुत सॉल्व किए, तैयारी के शुरू से भी मैं उनको देखती जा रही थी, और इसी के साथ जब मैं अंतिम दौर में पहुंच गई थी तैयारी के, तब मैंने बहुत ज्यादा फिर मैंने रिवीजन और टेस्ट और पेपर सॉल्व करना, इन 2 चीजों पे ही ध्यान दिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को मैं दूसरा की पॉइंट मानती हूँ। तीसरा पॉइंट है टेस्ट सीरीज। हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज से जो है ये भी हमें पता चलते रहता था कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें तो थी ही। इसी के साथ टेस्ट में जो है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी जो एक बार जो क्वेश्चन गलत हो गया है वो दूसरी बार गलत न होने पाए। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी और उसको रख लेती थी PDF बना के। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी PDF कलेक्ट हो गई थी, जिनको मैं खाली टाइम में या फिर यूं ही छत पे टहलते वगैरह तो मैं उनको देखा करती थी। इस तरीके से मैं कहूँगी 3 की पॉइंट्स थे, और इनके आगे हम और चर्चा करेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम देखेंगे। तो ब्रॉडली मैंने ब्रीफली मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरी तैयारी ऐसे रही। बात डीमोटिवेशन की, वो तैयारी के दौरान आता है, भटकाव है, डीमोटिवेशन है, वो सब आता है।
तो उसके लिए आपके दोस्त है, फैमिली है, कोई अगर आपको गाइड कर रहे हैं, वो लोग हेल्पफुल होते हैं, नो डाउट। तो ऐसा था कि मैं जब तैयारी कर रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपने परिवार में भी मेरे फैमिली वाले जो मम्मी-पापा, भाई, इन्हीं को पता था कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, किसी को नहीं पता था। दोस्तों में भी सिर्फ़ एक दोस्त को पता था, उसको भी जब सीयूईटी का फॉर्म फिल किया उसके बाद पता चला था। तो मैं कहूँगी थोड़ा इस मामले में मैं कहूँगी मेरी फैमिली का ही मेन रोल रहा है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे। क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना, हम कितने लोगों से कम्पीट कर रहे हैं, सिलेक्शन के क्या चांसेस है, सीटें भी कम थी, तो वही सब। तो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे जैसे क्वेश्चन आएँगे वैसे देखेंगे। हाँ संजना, आपने एक शब्द का भी प्रयोग किया, लिमिटेड बुक्स। तो हाँ, जैसे ही आपने इस शब्द का प्रयोग किया होगा, तो जो भी प्रतिभागी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके मन में आया होगा कि संजना जी ने ऐसा कौन सी लिमिटेड बुक्स का प्रयोग किया। तो थोड़ा सा ठीक। इस पे भी प्रकाश डालें कि वो लिमिटेड बुक्स कौन सी थी। जी भैया, लिमिटेड बुक्स में मैं कहूँगी मैंने शुरुआत, क्योंकि हिंदी साहित्य हालाँकि मेरे ग्रेजुएशन में भी एक विषय था, लेकिन मैंने इतना अच्छे से उसको गौर करके पढ़ा नहीं था। तो मैंने शुरू से ही जो है बेसिक से स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास जो है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी वाली बुक, उससे मैंने शुरू किया था। तो पहले उससे अपना बेस तैयार किया, और उस बुक को मैंने शुरुआत में उसकी 2-3 रीडिंग लगाई, ताकि एक खाका बन जाए कि हिंदी साहित्य क्या है, क्या नहीं है। उस बुक को अच्छे से करने के बाद मैं आगे बढ़ी, और तब मुझे पता चला कि शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना है, और एक दृष्टि या पांडे में से एक चूज़ करनी होती है। तो मैंने शुक्ल जी का इतिहास उठाया था, और दूसरी मैंने दृष्टि को जो है अपनी मुख्य पुस्तक रखी। मैं कहूँगी मेरी तैयारी का जो 70% हिस्सा जो था, वो मैंने दृष्टि वाली बुक को ही मैं कहूँगी मुख्य पुस्तक मानते हुए मैंने किया था। इसके बाद जब तैयारी के अंतिम दौर में आई, तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स है जो दृष्टि में नहीं है, वो पांडे में अच्छे दे रखे हैं, ऐसा भी कुछ था। तो मैंने पांडे को भी देख लिया था, जो कि टॉपिक दृष्टि में नहीं थी। तो बस मेन मैं कहूँगी 3 ही पुस्तकें रही थी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो दृष्टि वाली बुक, ये 3 चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद संजना। और जी भैया। आपने जैसा कि बताया कि इस प्लेटफॉर्म से आपको मदद मिली, तो मेन जो प्रमुख मेहनत है वो आपकी मेहनत है, जो इसकी बदौलत आप हैं। हमारा या इस टीम का तो एक सहयोग है आप लोगों के साथ। तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो हमें लगातार मोटिवेशन भी मिलता है कि हम इस कार्यक्रम को और तेजी से करें, क्या सुधार कर सकते हैं। तो लगातार मोटिवेट आप लोगों की जो आपकी मेहनत होती है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद आपका। तो अब हम अगले वक्ता के साथ रूबरू होते हैं। तो जो आज की हमारी अगली वक्ता है, गायत्री गुप्ता जी। आपने सीईटी 2022 एग्जाम में, जैसा कि संजना जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, आप तीसरे स्थान पे रही थी। गायत्री जी, आपने अपना स्नातक प्रयागराज विश्वविद्यालय से किया है। हो सके इलाहाबाद विश्वविद्यालय शायद उसका अभी भी नाम है, प्रयागराज हुआ नहीं है, शहर का नाम प्रयागराज हुआ है। तो नहीं, आपने अपने जी। स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। और गायत्री जी, मैं जो प्रश्न लगभग संजना जी से थे, तो आपसे भी होंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा बताएं जो आपने अभी तक किसी को ना बताया हो अपनी तैयारी के दौरान। हर वक्त यूनिकनेस जानना चाहता है, ऐसा प्रतिभागी जानना चाहता है। अ, मेरा एक पॉइंट यही रहा, मेरा एक ही पॉइंट में यदि पूरी बात कहूँ तो मेरा सबसे यूनिक पॉइंट यही रहा, रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व। मैं इसी को की पॉइंट मानती हूँ अपनी पूरी तैयारी का। किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन यदि रिवीजन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि वो पढ़ना शायद उतना सार्थक नहीं हो पाता है। जी जी। अ, मेरा नाम गायत्री गुप्ता है और मेरा स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो इसलिए जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मुझे बहुत सारे डाउट थे कि मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने एक सीनियर थे, मेरे हॉस्टल में ही रहती थी, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि सरल इतिहास से शुरू करूँ। जैसे कि संजना ने बताया कि मैंने भी सरल इतिहास से शुरू किया, तो मैंने भी सरल इतिहास से शुरू किया और फिर मैंने कुछ बेसिक किताबें जैसे दृष्टि और गोविंद पांडे मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ दृष्टि से ही पढ़ा, क्योंकि
मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया कि जो रामचंद्र शुक्ल जी का है और गोविंद पांडे है, वो दृष्टि में यदि आप देखते हैं तो वो पूरे हिस्से कवर हो जाते हैं ठीक तरीके से। तो फिर मैंने दृष्टि को ही प्रेफर किया और मैंने एक किताब को लेके अपनी तैयारी आगे शुरू की और उसके बाद मैंने जो यूथ कंपटीशन का एक नेट जेआरएफ वाला सॉल्व पेपर आता है उसको बार-बार लगाया। यही मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी रही और मैंने हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज़ क्योंकि जैसे भैया टॉपिक वाइज़ रोज़ टेस्ट लेते थे, पहले हम लोग को टॉपिक बताते थे, तो मैं दृष्टि से उनको पढ़ के उसके क्वेश्चन लगाने के बाद भैया की टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन लगाती थी। और मैंने अपनी स्ट्रेटजी भैया की टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई। जैसे वो रोज़ हम लोग को टॉपिक देते थे, उस तरीके से मैं अपनी रोज़ टॉपिक कंप्लीट करके टेस्ट देती जाती थी। भले मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते थे लेकिन मेरी जब एक सीनियर से बात हुई तो उन्होंने भी मुझको यही बोला कि तुम लगाती जाओ, आगे होगा, धीरे-धीरे तैयारी मतलब धीरे-धीरे ही चीज़ें आती हैं, एक साथ ही सब कुछ नहीं आ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि एक बार में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ें, दोबारा नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ें तो निश्चित ही आप उसको पा पाएँगे और आपको वो चीज़ें याद हो जाएँगी। जी, तो मैं अगर संक्षेप में आपकी तैयारी का जो मूल मंत्र यदि कहूँ, तो वह है जी, रिवीजन। जी तो भाई। जैसा कि गायत्री जी ने बताया कि यदि आपको सफल होना है, तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। यही बात संजना जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कही है कि लिमिटेड बुक्स, रिवीजन ज़्यादा। तो धन्यवाद गायत्री जी। और जैसे कि अगले वक्ता हैं हमारे शुभम जी। शुभम, आपने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया हुआ है। आज जब मैं अपना मोबाइल खोला तो फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी। आपके दोस्त हैं ऋतिक आर चौहान। तो उस पोस्ट में वो लिखते हैं, मैं भी थोड़ा-सा जब उस पोस्ट को पढ़ रहा था तो मुझे एक अलग अलग फीलिंग आ रही थी। वह लिखते हैं, अगर वो 4-5 पंक्तियाँ मैं पढ़ूँ, लिखते हैं कि 2022 की शुरुआत थी। मैं इलाहाबाद में था और शुभम पटना। दोनों लक्ष्य दोनों का एक ही था, जेएनयू क्रैक करना है। पहले गूगल मीट, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से होते हुए शुभम कब जीवन का अभिन्न अंग आप बन गए, पता ही नहीं चला। उस दौरान भी हम लोग दूर दूर होते हुए भी एक साथ परीक्षा पर चर्चा के सेशन देखा करते थे और सीनियरों के अनुभवों से सीखा करते थे। जब हमारी अनौपचारिक बातचीत होती थी तो हम दोनों साझा तौर पर सपना देखने की जरूरत करते थे कि एक दिन हम दोनों भी एक साथ इस फ्रेम में पाए जाएंगे। शुभम ने कर दिखाया, मैं नहीं कर सका। बहरहाल शुभम मेरा यार इस फ्रेम में है। आज शाम 6 बजे आने वाले बैच का सीईटी हिंदी के लिए बेहतर गुरुमंत्र देगा। मेरा ऐसा, ठीक है। तो शुभम, जैसे कि आपके दोस्त लिखते हैं, आप दोनों ने तैयारी शुरू किया था, ये प्रवेश परीक्षा पर परिचर्चा कार्यक्रम से आप लोग जुड़ते थे और दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग बन गए, आप लोगों को पता नहीं चला। तो आपने ऐसा क्या किया कि जो आप आज इस फ्रेम का हिस्सा हैं, आपके सहपाठी जो आपके दोस्त रहे इलाहाबाद के, वह नहीं बन पाए। तो आप क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करते थे तो आप वो उस चीज फीलिंग्स कर पाए होंगे कि ऐसा क्या यूनिक मैंने किया जो मैं यहाँ हूँ, मेरा दोस्त आज नहीं हो पाया। तो आप यह बात हमारे प्रतिभागियों से साझा करें और अपनी जो यात्रा रही तैयारी के दौरान वो भी बताएं। शुभम, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए हेमंत भैया का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उनके प्रयास के बिना ना मैं जेएनयू में होता और ना आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर वक्ता के रूप में आमंत्रित होता। तो मैंने अपनी तैयारी 2022 के शुरुआत में लगभग जनवरी में शुरू कर दी थी। उस दौर में मेरे पास कोई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी का नहीं था, पटना विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है। हिंदी से बैकग्राउंड नहीं होने के कारण शुरुआत में समस्या आई कि क्या पढ़ें, कुछ सोर्स का पता नहीं था। तो धीरे-धीरे कुछ सीनियर से पता चला, हमारे यहाँ के ही पड़ोस के कुछ लोग थे जो सेलेक्ट हुए थे 2021 वाले बैच में। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले बेस बनाने के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब से शुरुआत किया जाए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो फिर जनवरी के शुरुआत में जब टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा था तो फेसबुक के माध्यम से ही मैं किसी तरह हेमंत भैया से जुड़ गया और मुझे आज भी याद है, मैंने कमेंट किया था कि भैया मुझे भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है।
और ये बात भैया को भी याद है, बीच बीच में चर्चा होती रहती है इसकी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो ऐसा हुआ कि जो एकाएक मेरे सामने गाइडेंस का पूरा अभाव था, उसकी पूर्ति हो गई पूरी तरह से उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्योंकि वो एक पूरा पैकेज है, टेस्ट सीरीज एक पूरा पैकेज है जिसमें आपको गाइडेंस और ये टॉपर वक्ताओं से बातचीत, या फिर हम अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए, रिजल्ट तक, मतलब हर बात की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो फिर इसी दौर में ऋतिक से मेरा जुड़ना फेसबुक से ही हुआ था। गूगल मीट पर एक क्लास चलती थी, वहाँ ऋतिक भी थे और हम भी थे शुरुआत में, जनवरी में। तो एक दिन ऋतिक से फ़ोन पर बातचीत हुई, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस था जेएनयू को लेकर, और हम भी थे। तो फिर हम दोनों का वो मैच कर गया, तो हम दोनों फिर व्हाट्सएप पर आ गए। धीरे धीरे लंबी बातचीत होती रहती थी हमारी। और इसी बीच में क्या हुआ, तैयारी करते करते जामिया का एंट्रेंस हुआ। तो ऋतिक और मेरा टेस्ट में लगभग बराबर स्कोर रहता था। हम दोनों मिलकर ही तैयारी करते थे, बातचीत करके, साझा करके कि आज ये पढ़ रहे हैं, आप वो पढ़ लीजिए। फिर फ़ोन पर हमारी कभी कभी बातचीत होती थी, हम एक दूसरे को प्रश्न भी पूछा करते थे कभी कभी। तो जामिया के एंट्रेंस के बाद, चूँकि मैं जामिया का एंट्रेंस नहीं दिया था और ऋतिक दिया था, तो ऋतिक का सिलेक्शन हो गया। ये अगस्त की बात रही होगी, जुलाई की बात रही होगी, जुलाई 2022 की। तो ऋतिक उसके बाद थोड़ा व्यस्त रहने लगा, क्योंकि वो इलाहाबाद में रहता था और उसको दिल्ली शिफ्ट करना था। तो एडमिशन को लेकर फिर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि जो सरकारी प्रोसेस है, उसको लेकर थोड़ा परेशान रहने लगा। फिर वो इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट कर गया। तो इस बीच वो थोड़ा व्यस्त रहने लगा, उसकी पढ़ाई थोड़ी सी मतलब पटरी पर से हट गया कह सकते हैं। और क्योंकि मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम कंटिन्यू लगे हुए थे। बस मेरे और ऋतिक के बीच का जो गैप है, बस यही गैप है। बाकी हम दोनों की तैयारी उसी प्रकार से चल रही थी, जिस प्रकार से टेस्ट में हमें गाइडेंस मिलता रहता था। बाकी मेरे और ऋतिक के जो ज्ञान का स्तर है, उसमें आज भी कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक ऋतिक ही हमसे आगे है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, धन्यवाद शुभम। जैसा कि आपने बताया और अप्रत्यक्ष रूप से आपने एक बात कह भी दी जो प्रतिभागियों को कैच करना चाहिए, कि आपकी तैयारी के दौरान निरंतरता बहुत जरूरी है। आपको किसी भी हालत में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक पूरी शिद्दत के साथ उस लक्ष्य को देखना है और लक्ष्य के पीछे ही भागना है। आपको यह सोचना है कि यदि मैं बीच में कहीं दूसरे को देखने लगा, तो इस बीच कहीं कोई और ना ले जाए। तो आप बिल्कुल। अगर इस उद्देश्य के तहत जो प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पे कायम रहेगा, वो जेएनयू पहुंचेगा। तो धन्यवाद शुभम। आज के जो आखिरी वक्ता है या अंतिम वक्ता है, प्रीति मौर्य जी। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया है, जो महामना जी की बगिया भी कही जाती है। तो आप पावन भूमि बनारस से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आई। तो आप अपनी तैयारियां तो बताए भी, संक्षेप में आप 2-3 पंक्तियों में आपको बनारस और जेएनयू में क्या अलग नजर आया? बनारस और जेएनयू के अगर वहाँ की पढ़ाई और स्टडी को लेकर देखा जाए, तो मुझे पहले इतना अंतर तो पता नहीं था कि जेएनयू में क्या है। मेरे जो सीनियर भैया थे, उनका यहाँ पे जब सिलेक्शन हुआ, शिवांगी दीदी भी यहाँ से निकली हुई हैं, तो वो बताया करती थी कि यहाँ पे इतना अंतर है। अजय भैया भी आए तो वो भी कहा करते थे कि यहाँ की जो पढ़ाई है, एकदम आपको एकदम अलग थिंक, आपको सोचने पे मजबूर करेगी किसी भी टॉपिक को। और हम लोग क्या है, बीएचयू में थोड़ी जो पढ़ाई होती है, पहले से जो पैटर्न निर्धारित होता है कि कैसे क्या है, वो तो लगभग हम लोग पा जाते हैं कि कहीं पर भी सर्च करके। लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया बनाते हैं। तो जब भैया लोग बताते थे और क्वेश्चन पेपर दिखाते थे ना, तो उसके क्वेश्चन जिस हिसाब से तार्किक ढंग के रहते थे ना, ये चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करता था जेएनयू आने के लिए। अपने रिसर्च अगर आप जो एकेडमिक में जाना चाहता है ना, उसके लिए ये जेएनयू हमको लगता है बेस्ट है। अच्छा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने के लिए, जो आपके तार्किक सोच को इसमें बहुत अच्छे से इसको बढ़ाता है। और वैसे भैया तो मेरा परिचय दे ही दिए हैं। मेरा नाम प्रीति मौर्य और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। और यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हम लोगों का समय लॉकडाउन का समय था। तो उतना ज़्यादा सीनियर से भी कैसे परिचय हो, ये भी नहीं हो पाता था। हम और मेरा घर क्या है, बनारस से पास ही में था, तो घर वाले कभी बनारस छोड़ते ही नहीं थे। छुट्टी है तो आ जाओ घर पे पढ़ो, वहाँ पे रह के क्या रूम का भाड़ा देना, ये सब करना। तो
इस वजह से मेरे घर पे ही पढ़ाई हुआ, और घर पे माहौल रहता है कि खेती का मेरे यहाँ माहौल है, तो थोड़ा-सा उसमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो ज़रूर होता था कि कैसे पढ़ें, कभी घर में। और लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा होता है सुबह-शाम पहले किचन का काम तो ज़रूर करना है, फिर उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेरे साथ तो ये सब सारी चीज़ें होती थी, घर का काम प्लस थोड़ा बहुत खेत में भी जाना और प्लस स्टडी करना। तो ये ज़्यादा वर्कलोड था कि कैसे सारे सबको एकदम मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट 3 लोग किए हैं, मेरे मम्मी-पापा और एक कल्पना मैम थी, और वो कल्पना डॉक्टर कल्पना दीक्षित पांडे उनका नाम है। वो ऐसे ही मुझे ऑनलाइन मिल गए। एक हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाती थी संस्कृत और काव्य शास्त्र कुछ। तो उस दिन सुशांत भैया भी यहाँ से निकले, तो वो इस ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कुछ दिन चले थे, तो उसी में उनसे मेरा मतलब बात हुआ। तो उनके हस्बैंड और उनके जो बच्चे हैं दोनों ब्लाइंड थे, और मैम अच्छे से सारा काम, वो जिस हिसाब, मेरा कभी उनसे बात नहीं हुआ कि मैम मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो स्टेटस लगाती थी कि अपने हस्बैंड, बच्चे और घर पे इतने सारे काम के बावजूद वो अपनी स्टडी भी करती हैं और इतनी गहन विचार वाली हैं, उन्हें देख-देख कर बार-बार मुझे मोटिवेट होता है कि मैम जब इतना सारा चीज़ कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मुझे भी तो पढ़ने के लिए छूट मिला है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं कभी दोस्तों से उतना ज़्यादा नहीं हुई, मैं कहना मुझे यही लगता है। और घर पे मम्मी-पापा जो डेली काम करते थे, मम्मी का डेली रूटीन सुबह उठना, तुरंत घर का कुछ काम करना, खेत जाना, आना, दिन भर लगी रहती थी। हम सोचे मम्मी का, हमारी जो पढ़ाई है, ये मम्मी की पढ़ाई है, घर का काम करती हैं, तो मुझे भी अपने काम में ये निरंतरता तो होनी चाहिए। कम या ज़्यादा लेकिन ज़रूर डेली पढ़ो। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की हैं इन सब चीज़ों में। तो और रही बात पढ़ाई की रिवीजन की, तो उसके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उसमें अगर 4 ऑप्शन है, तो उस 4 ऑप्शन में जो सही है केवल उसे ना याद करें, वो 4 ऑप्शन में जो 3 और ऑप्शन है वो क्यों रखे गए हैं, उस पे भी पूरा कमांड होना चाहिए। तो हम लोग पूरा उस ढंग से लेकर मतलब पढ़ाई पूरी स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे हुआ मेरा यहाँ तक का आने का सफ़र। और रही बात टेस्ट सीरीज से, तो हर कोई जॉइन था, जो कि भैया लोग पूरा एकदम क्या कहते हैं, तैयारी से लेके पूरा जेएनयू जब तक पहुँचा नहीं दिए तब तक वो एकदम पूरे साथ लगे रहे, साथ नहीं छोड़े। तो भैया लोगों के साथ बना रहा और हम लोग यहाँ एकदम आ गए हैं बहुत अच्छे से। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति। तो आपके माध्यम से यह जानने को मिला कि हमारे जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो समस्या पैदा करती हैं, तो उन सबको मैनेज करते हुए कैसे हमें जेएनयू तक पहुंचना है, इस यात्रा को पूरा करना है। ऐसी कई प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ी होंगी, जो गांवों से जुड़ी होंगी। उनके इस समय जैसे मार्च या अप्रैल का महीना चल रहा है, गांव में खेती किसानी के वर्क चरम सीमा पे आ जाते हैं। गेहूं है, चना वगैरह की कटाई स्टार्ट हो जाती है, तो घर में काम होते तो मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रीति मौर्य जी, सीखने की जरूरत है कि उन कामों के साथ भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद प्रीति। मुझे लगता है कि आप जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, जो अपने आप को फील कर पा रहे होंगे कि प्रीति मौर्य जी की तरह हमारी भी सिचुएशन है और हम भी प्रीति मौर्य जी की तरह जेएनयू पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि अभी लगभग आधे घंटे का सेशन हुआ और आज के कार्यक्रम की एक भूमिका तैयार हो चुकी है। अब आना बाकी है क्लाइमेक्स। अब आएंगे प्रतिभागी और सामने होंगे वक्ता। अब द्वंद्व युद्ध चलने वाला है। तो जैसा कि सभी प्रतिभागियों को पता है कि आपको किस तरह से प्रतिभा जो आज के वक्ता हैं उनको परेशान करना है, अब मैं आप जो आज के वक्ता हैं आपके हवाले समर्पित करता हूं। आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये हटें और हम हमला बोलें। तो आप अपना हैंड रेज कीजिए और मैं एक एक करके आपका ऑडियो वीडियो ऑन करूंगा और आप अपना प्रश्न पूछेंगे। तो आज के सबसे पहले जो प्रतिभागी हैं प्रश्न पूछेंगे वो है आरिफ। आपका मैंने माइक और कैमरा अलाउ कर देता हूँ, एक मिनट। आरिफ, आप अब प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। जी आरिफ। हेलो। जी आरिफ, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछें और साथ में ये भी बताएंगे कि आपका प्रश्न
किन वक्ता से है, जिससे वक्ता समझ जाए कि हम ही को बोलना है, वह इंतजार ना करें कि नहीं संजना जी उत्तर देंगी। ऐसा ना हो तो आप बता भी देंगे कि कौन उत्तर देगा। जी आरिफ। ओके सर, मेरा प्रश्न है हमसे। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हमें दृष्टि पढ़नी है, तो दृष्टि में दो प्रश्न वो दे रखी है। एक तो पहले थ्योरी का पार्ट दे रखा जो शुक्ल जी से लिया गया है, बाकी एक टेक्स्ट का अलग दे रखा है। तो शुक्ल जी मैंने 2 बार पढ़ ली है, तो मेरे को अब आगे जो देखना, तो दृष्टि से सिर्फ वो फैक्ट्स वाला पोर्शन कवर करना सही रहेगा या वो थ्योरी भी पढ़े वापस? हेलो आरिफ आपका प्रश्न, जी आरिफ आपका प्रश्न किससे सवाल था? मुझसे था क्या? एक बार क्लियर करें, प्रश्न किससे था? मेरा प्रश्न संजना मैम से है कि जो हमें दृष्टि संजना। के दो दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो थ्योरी वाला और एक फैक्ट्स वाला। उसमें तो थ्योरी के लिए मैंने शुक्ल जी 2 बार पढ़ ली है, और शुक्ल जी में जी कंफर्टेबल हूँ। तो दृष्टि से सिर्फ वो फैक्ट्स वाला पोर्शन कवर करना सही रहेगा या वो उसकी थ्योरी का पोर्शन वो भी पढ़ना जरूरी है? जी आरिफ। हेलो आरिफ। हेलो मैम। हाँ, आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ मैं। मैंने भी ऐसे ही किया था कि शुक्ल जी का क्या है ना, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अगर हम उसकी रीडिंग लगाते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, वही चीज है। अगर आपकी 2 से 3 रीडिंग हो चुकी है, तो मैं खुद यही कहूँगी आप वही पढ़ो जो दृष्टि के आगे दे रखा है ना, वो। क्योंकि हाँ किसी ने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, उससे सिलेक्ट करके वहां पे दे रखा है। तो और आपने 2-3 हालांकि लगा लिया, ऐसा नहीं है कि आप केवल वही पढ़ रहे हैं। तो आप केवल दृष्टि वाला भी पढ़ेंगे तो चलेगा। मैं कहूंगी मैं यही किया था। मैंने पहले शुक्ल जी की 4 से 5 रीडिंग लगा ली थी। एक आइडिया हो गया था, और मैंने फिर दृष्टि वाला भी देखा। तो मैंने ये देखा कि जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो क्यों ना फिर एक ही बुक को रखा जाए। फिर बाद में मैंने यही किया, शुक्ल जी की बुक को अंदर रख दिया था, केवल दृष्टि को बाहर रखा था, और प्रैक्टिस पेपर वाली जो यूथ कॉम्पिटिशन वगैरह की बुक्स थी उनको रखा था। तो आप कर सकते हैं। और मेन हमको ये है ना कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होने चाहिए। अगर आप केवल वो पार्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ जाइए। आप पढ़िए, आराम से वही पढ़िए। और एक प्रश्न मेरा ये है कि जो काव्य शास्त्र है वो कहाँ से कवर करें? काव्य शास्त्र दृष्टि के जो दृष्टि के अंदर दिया वो भी देख लीजिए, और पांडे के अंदर दिया वो भी देख लीजिए। हालांकि है ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों का देख लीजिए। क्या है ना, कुछ पॉइंट्स होंगे जो उसमें दे रखे होंगे, कुछ इसमें छूट गए होंगे। तो दोनों पढ़ेंगे तो पूर्णता लगेगी आपको। दोनों का और देख लीजिए। क्रम में सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र दिया हुआ है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ देखिए, पहली बात तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो दिया है ना, उस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेस्ट आपको जो टाइम मिलता है, लगता है कि अभी टाइम है और क्वेश्चन हालांकि पूछा जा भी सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। तो संभावना है थोड़ी बहुत कि पूछा जा सकता है, तो टाइम है तो उसको भी देख लीजिए। पाश्चात्य में भी इजी है, थोड़ा सा ही पोर्शन है, मेन मेन देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है आरिफ, धन्यवाद। अगले जो वक्ता हैं सचिन पांडे जी, आप प्रश्न पूछें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रवण। श्रवण श्रवण आप भी तैयार रहेंगे। सचिन आप प्रश्न पूछिए। Hello, ma'am. जी Good evening, all of you. जी पूछिए। जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब वो तैयारी किया जा सकता है, तो कितने समय में तैयारी? सचिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार रिपीट करें। स्नातक सचिन फिर से प्रश्न पूछिए आप। फिर किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स से अपना प्रश्न डाल दीजिए, हम वहां से प्रश्न ले लेंगे। आवाज आ रही है सर? जी सचिन। जी सर, मेरा इसी बार स्नातक हुआ है मैम, तो तैयारी के लिए कितने समय दिया जा सकता है, कितने समय में तैयारी पूर्ण हो सकती है, कृपया करके मुझे बताएं। सचिन का प्रश्न यह है कि कितने समय में तैयारी किया जा सकता है। प्रीति मौर्य जी आप इस प्रश्न का उत्तर दें। आपका स्नातक हिंदी से रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, स्नातक मेरा हिंदी से ही रहा है।
अगर आपका हिंदी से रहा है तो फिर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी के बारे में लगभग पूरी बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी स्नातक में ही सारा। तो फिर तैयारी जी। करने के लिए क्या होता है, हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव बुक्स मतलब प्रीफर करते हैं कि दृष्टि या गोविंद पांडे नहीं पढ़ते हैं। तो तैयारी करने के लिए मैक्सिमम आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक पढ़ते हुए शुक्ल की बुक और दृष्टि प्लस गोविंद पांडे, तो आपके लिए 3 महीने बहुत काफ़ी है। क्योंकि मैं भी स्नातक तो मेरा हिंदी से हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई जो मैं पूरे तरीके से अपना स्टार्ट की हूँ पढ़ना, तो मई में मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म हुआ था। मेरी स्टार्टिंग सारा जून से शुरू हुआ है, अच्छे एकदम प्रॉपर ढंग से जिसे कहते हैं। तो उसमें आपको तो जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ते हुए अगर आप 3 मंथ डेली काम करें, निरंतर पढ़ते रहें। कभी-कभी होता है बीच-बीच में गैप चला जाएगा, तो उसका उतना लोड मत लीजिएगा कि नहीं मेरा गैप हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो आप 3 मंथ में एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पूरे प्रॉपर ढंग से। बस कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी। ओके, धन्यवाद मैम। जी। ठीक है, धन्यवाद सचिन। और श्रवण, आप प्रश्न पूछिए। जी श्रवण पूछिए। श्रवण, आपकी क्या आवाज गहराई से क्लियर पढ़ने नहीं का आ कुछ रहा। विशेष फायदा होगा? जी अब आ रही है? श्रवण जी बोलिए। देखे हैं उसके बाद जो है लगातार सही पढ़ने का कुछ श्रवण, कारण ये आपकी है आवाज कि नहीं आ नामवर पा सिंह रही। के जो प्रभाव हैंडल। जी अब आ रही है? जी हेलो बोलिए। जी जी पूछिए। जी सर, अगर 2019 का अगर जेएनयू का पेपर देखे और उसके बाद अगर 2022 की ओर आए, तो लगातार पेपर का स्तर जो है वो सतही होता जा रहा है। तो इसके लिए मतलब क्या डेप्थ पढ़ने का कुछ फायदा है विशेष, या फिर सतही पढ़े तो किस स्तर पर पढ़ें? इसके अलावा नामवर सिंह के जब सवाल आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो रामचंद्र गोविंद के बारे में पर्टिकुलर अलग से व्यू नहीं है। जी ठीक है। आपका प्रश्न किन वक्त तक? शुभम, इसका जवाब आप दीजिए। जी शुभम, आप पूछिए। शुभम, आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए, ठीक से आवाज नहीं आ पाई थी। प्रश्न इनका ये है कि 2019 से लेकर 2022 तक पेपर का स्तर जो है सतही होता जा रहा है। जैसे अगर 2019 का पेपर देखें तो वो बहुत सरल था, उसके बाद 20 और 21 का कठिन था, लेकिन फिर से 22 का सरल पेपर आ रहा है। तो उनका प्रश्न यही है कि पेपर को अब हम किस तरह से देखें और किस तरह से तैयारी करें। दूसरा ये है कि जो कथन आते हैं नामवर सिंह के और भी कई आलोचकों के, तो उन कथन को हम कैसे पहचानें या आप किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए। पहले प्रश्न का तो ये है कि 2019 के बाद लगातार सतही नहीं हुआ प्रश्न का स्तर। 2019 में क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जेएनयू एंट्रेंस के लिए पहली बार हुआ था, तो उस समय प्रश्न आसान आया था। फिर उसके बाद यदि हम 2020 और 21 का पेपर देखें तो वो पेपर बहुत ही कठिन था, जिसके कारण कट ऑफ भी कम रहा था। और चूंकि 2022 में जेएनयू भी सीयूईटी का हिस्सा है और सीयूईटी में बहुत सारे विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं, मतलब उच्च स्तर के भी कह सकते हैं, चाहे जो बहुत सुदूर क्षेत्र में है ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं। तो प्रश्न पत्र जो बनाया जाता है तो उन्हें भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि कट ऑफ कहीं का बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो इस हिसाब से देखें तो सीयूईटी 2022 का जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा सतही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 75 में 60 प्रश्न तो एकदम सरल थे, और जो लगभग 10-15 प्रश्न थे वो एक तरह से हमारे तर्क पर, हमारे विवेक पर आधारित था। तो उन प्रश्नों के लिए हमें कम से कम हिंदी साहित्य का जो अवधारणा वाला पोर्शन है, कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो होना चाहिए ठीक तरीके से, तभी हम उसको कर पाएंगे। क्योंकि फैक्ट हम दृष्टि से या फिर गोविंद पांडे से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको भारतेंदु के समय का कोई विवाद आ जाता है सामने, उससे कथन,
कथन आ जाते हैं तो हमें उस समय का विवाद पूरी तरह से पता होना चाहिए। चाहे रीतिकाल की कोई प्रवृत्तियां पूछी जा रही हों, प्रगतिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां पूछी जा रही हों, तो उस समय को हमें जानना होगा, उस समय की राजनीति को, उस समय का साहित्य कैसा लिखा जा रहा था, किसका प्रभाव था। तो वो जो 10-15 प्रश्न हैं वही निर्णायक हैं। तो उनके लिए तो हमें अपना स्तर ठीक रखना ही होगा, क्योंकि निर्णायक भूमिका में वही प्रश्न है। जो व्यक्ति वो प्रश्न ठीक से कर लिया, जो भी अभ्यर्थी, तो उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए उन प्रश्नों के लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कम से कम यदि केवल एक पुस्तक का चयन करना हो तो इसका किया जा सकता है। इसके बाद जो आपका अगला कथन है कि नामवर सिंह या रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों का कथन कैसे पहचानें, तो जब जेएनयू 2020 और 21 का हम पेपर देखें तो उन दोनों में नामवर सिंह की एक रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, उससे दोनों ही वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों का बेहतर रूप से आलोचना किया गया है, मतलब उस पर टिप्पणी की गई है उस पुस्तक में। उस पुस्तक से लगातार दोनों साल सवाल पूछे गए थे। जो नामवर सिंह का कथन है उसको पहचानने का ये तरीका है कि जब हम एक बार, वो बहुत पतली पुस्तक है, पहली बात तो उसको पढ़ लेना चाहिए। यदि हम ना पढ़ पाएँ तो टेस्ट सीरीज में जो कथन आते हैं उस कथन में हम ये देखेंगे कि स्टाइल क्या है। सबसे पहली बात, कुछ कथन ऐसे होते हैं जो हम कथन के जो वाक्य शैली है उससे पकड़ लेते हैं। जैसे नामवर सिंह के कई कथन में लिखा होता है कहना ना होगा कि, ऐसे। या फिर जब हम किसी भी गोविंद पांडे से या दृष्टि से आलोचना पढ़ रहे होते हैं तो हम ये वहाँ नोट कर सकते हैं कि जो नामवर सिंह का आलोचना है वो किसके ऊपर है, किस कवि के ऊपर, या फिर रामविलास शर्मा की जो आलोचना है, जो काम है, वो किसके ऊपर है। तो कई बार ऑप्शन में हम देखते हैं, जैसे 2021 का एक प्रश्न लें, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न इस प्रकार है शायद कि कहानीकार प्रेमचंद से बेहतर उपन्यासकार प्रेमचंद है। तो वहाँ जो आप विकल्प देखेंगे उसमें एक विकल्प रामविलास शर्मा है। बाकी के 3 आलोचक ऐसे हैं जिनका काम ही नहीं है रामविलास प्रेमचंद के ऊपर, तो वहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो बिल्कुल रामविलास शर्मा का ही कथन होगा। तो ये तरीका है कथन को पहचानने का। और इसके लिए नामवर सिंह को तो जेएनयू में महत्व मिलता रहा है। यदि यहाँ के प्रोफेसर पेपर बनाएं, क्योंकि नामवर सिंह जेएनयू से बहुत दिनों तक जुड़े हुए थे, तो नामवर सिंह की अच्छी खासी प्रसिद्धि यहाँ है। उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना भी की है। तो उनका जो एक पुस्तक है आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, वो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें आधुनिक काल का जो साहित्य था उसकी बेहतर जानकारी भी मिल जाती है, उनकी प्रवृत्तियाँ, रचनाएं, पंक्तियाँ आदि आदि। ठीक है, धन्यवाद शुभम। अंकित तिवारी जी, आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए। और आप अंकित जी के बाद अशोक जी, आप भी तैयार रहिएगा। अंकित जी के बाद आप प्रश्न पूछिएगा। हेलो, जी आवाज अंकित। आ रही है? जी अंकित। मेरा प्रश्न शुभम भैया से है। जैसे मैंने एक बार रामचंद्र शुक्ल को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लिया है, और फिर मैंने आदिकाल लगभग 6-7 बार, भक्ति काल लगभग 3-4 बार, रीतिकाल मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। ऐसा है उसमें इतना ज़्यादा, मतलब उसकी भाषा ऐसी है, उसके कथन यानी जो उन्होंने कथन कोट किए हैं लेखकों के, ऐसे हैं, और काफ़ी लंबा कर दिया है उन्होंने। लगभग 100 पेजों का है वो, तो वो पढ़ा नहीं जाता है। तो मैं चाहूँगा आप ये बताएँ कि उन लेखकों में से मैं किन-किन लेखकों का चुनाव कर लूँ और उनको पढ़ूँ, और बाकी मैं छोड़ सकता हूँ। बाकी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूँ अपना ग्रेजुएशन, मेरा हिंदी ऑनर्स से है। तो मुझे रीतिकाल का अच्छा खासा जो खाका है, कह सकते हैं, प्रवृत्तियाँ आदि सारी चीज़ें पता है। तो मुझे यही जानना है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता हूँ तो लगभग मैं 70-80 के आस-पास मैं स्कोर करता हूँ। फिर भी मुझे भय बना रहता है कि ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं जैसे जनरल से हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा तो लगभग 75-74 तक आना ही आना चाहिए, यानी कि मैं पूरे क्वेश्चन्स करूँ। तो उस डर से ऐसा लग फिर मैं टेस्ट सीरीज़ देने नहीं जाता। नहीं, अभी नहीं दूँगा, अभी फिर पढ़ लूँगा, फिर दूँगा। क्योंकि 1-2 बार मैंने दिया तो जैसे 70 के आस-पास मेरे नंबर आ गए, तो मुझे लगा नहीं, अरे यार ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा उसको पढ़ूँगा तब दूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और जैसे मैंने पूरा पढ़ लिया तो पीछे की चीज़ें भूल जा रही हैं। तो रिवीज़न को हम शॉर्ट टाइम में और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप इसका उत्तर दें। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आपका सवाल रीतिकाल से था कि रीतिकाल को कैसे हैंडल करना चाहिए।
तो रीतिकाल जब हम किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न देखें, चाहे वो हिंदी के एमए एंट्रेंस से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का एग्ज़ाम हो, तो हम ये पाएंगे कि रीतिकाल के जो 10-15 कवि हैं, जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के हैं, वही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम ले लें प्रारंभ से, तो चिंतामणि, बिहारी, केशवदास, घनानंद, देव, आलम, यही कवि महत्वपूर्ण हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसका निर्धारण इस प्रकार करते हैं कि किस कवि से प्रश्न आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। और ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ग्रुप में जानकारी मिल भी गई होगी। हेमंत भैया ने कुछ कवियों को पूरा डीप करके भेजा होगा कि इन्हें पढ़ें, इन्हें नहीं पढ़ें। बाकी आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका अध्ययन तो आपने स्नातक में कर ही लिया होगा। बचता है फैक्ट वाला मामला। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन्हीं को बार बार पढ़िए। रीतिकाल वाले प्रश्न का इस प्रकार हल हो जाएगा। फिर आप बता रहे हैं कि टेस्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है, तो आपको हम बता दें कि जब टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन किए थे, तो उस समय मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हिंदी का कोई आइडिया नहीं था मेरे पास केवल उस समय गोविंद पांडे थी। जनवरी में धीरे धीरे मैं सरल इतिहास ये वो खरीदना शुरू किया था। तो वो मैं क्या करता था, शुरुआत के 5-10 दिनों तक गोविंद पांडे सामने पलट के टेस्ट देता था, फिर भी स्कोर 60-70 होता था। मतलब देख के दे रहे हैं फिर भी 60-70 होता था, क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं। बाद में जब तैयारी मतलब अपने चरम पूर्ण स्तर पर पहुंच गई, तो उस समय फिर स्कोर ठीक होने लगा था, लगभग जून जुलाई के आसपास, क्योंकि हमें समय भी ज़्यादा मिल गया, तो हम उस समय ठीक कर लिए थे। यदि मई जून में एग्जाम हुआ होता तो शायद हम भी पीछे होते। तो टेस्ट के स्कोर से कभी भी घबराना नहीं है। जैसा संजना जी ने बताया कि आप टेस्ट देते हैं, उसमें क्या होगा कि कई बार प्रश्न का दुहराव होता है, तिहराव, मतलब कई प्रश्न महत्वपूर्ण इतने होते हैं ना कि 5 बार 6 बार आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो जब आप गलत कर रहे हैं, उसी समय आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कॉपी में नोट कर लें, और बार बार जब भी आप फुर्सत में हो उसको देखते रहें, ताकि अगले में ये गलत ना हो। अगले में क्या, आप अगले टेस्ट में, अगले एग्जाम में या जीवन में कभी भी ये प्रश्न सामने आए तो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। और टेस्ट के स्कोर से कभी भी घबराना नहीं है। यदि हम घबराते तो जनवरी में ही तैयारी छोड़कर आराम से घर बैठ जाते हैं। इसलिए टेस्ट के स्कोर से कभी भी घबराना नहीं है। और जो आपकी रिवीजन जो समस्या है कि आप भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो अपना शेड्यूल बनाइए उसमें रिवीजन को अच्छा खासा टाइम दीजिए। जब हम या तो डेली में ऐसा कर सकते हैं कि डेली आप दिन भर पढ़े, रात भर उसका रिवीजन किए, जो हम कल पढ़े थे या परसों पढ़े तो उसका रिवीजन आज कर लेंगे, आज जो पढ़े उसका रिवीजन अगले दिन रात में कर लेंगे। या फिर आप सप्ताह में ऐसा बना लीजिए कि इस सप्ताह जो हम पढ़े उसका सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन करके रिवीजन कर लेंगे, तभी आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि मनुष्य का तो स्वभाव ही है कि हम जिस चीज़ को छोड़ देंगे उसको भूल जाएंगे। आज हम इंडिया से अमेरिका चले जाएं तो 10 साल बाद इंडिया की भाषा भूल सकते हैं, ये भी संभव है। इसलिए रिवीजन एकदम मस्ट जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जी भैया, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, अशोक जी आप प्रश्न पूछिए, और अशोक जी के बाद रमन जी आप तैयार रहिएगा। रमन झा। अशोक जी माइक आप पहले अनम्यूट कीजिए, अभी माइक आपका म्यूट है। जी अशोक जी। अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक तो आपने अनम्यूट किया है। ईयरफोन वगैरह आपने कुछ लगा के रखा है क्या? जी अब आई हाँ आवाज। हाँ, हटा दिया। जी। तो सर, तो मैं शुभम भैया और हेमंत भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस प्रकार का साझा मंच अवेलेबल कराया, और उसके बाद इन सभी वक्ताओं का जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपने अनुभव और किस प्रकार हम साहित्य को पढ़े और उसकी तैयारी करें, तो उनका भी मैं शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जी अशोक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तभी हम आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल भैया। तो मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मेरा बैकग्राउंड वैसे हिंदी साहित्य से ही रहा है और साहित्य के प्रति रुचि भी अच्छी रही है। लेकिन अभी जैसे कि जेएनयू के प्रति मेरा रुझान शुरुआत से रहा है। जब जैसे अंकेश दीदी का भी सिलेक्शन हुआ था तो उनसे भी मैं जुड़ा हुआ शुरुआत से। तो मैंने हिंदी साहित्य में विश्वनाथ त्रिपाठी को 1-2 बार पढ़ा है, और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे को भी अच्छे से 2 बार पढ़ चुका हूँ, और शुक्ल जी को 1 बार ही पढ़ा है। और उसके अलावा मैंने दृष्टि की जो वीडियो क्लासेज हैं, जो यूपीएससी की ऑप्शनल की, वो भी मैं देख चुका हूँ 1 बार, और उसके नोट्स भी बना चुका हूँ।
और इसके अलावा मैंने हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज के शुरुआती टेस्ट भी किए और यूथ कंपटीशन की एक बुक्स है उसके भी मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि लगभग 1500-2000 क्वेश्चन उसके भी हल किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कथन के प्रति अभी भी मैं इतना मतलब अवेयर नहीं हो पाया हूँ कि उनको अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है ना, तो मतलब अब मैं ये है कि लास्ट टाइम अभी 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीने के अंदर अपनी स्ट्रेटजी को किस प्रकार स्मार्ट बनाया जाए और स्किल के साथ कैसे मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन करूं, यानी कि जैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसको छोड़ के दृष्टि की जो जयरा बुक उसको ही फॉलो कर दूं और गोविंद पांडे 2-3 बार पढ़ा है तो उसमें तो मेरा प्रश्न जो है वो संजना दीदी से है कि वो इस प्रश्न पे प्रकाश डाले और मार्गदर्शन करे। हेलो अशोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। ठीक। आपने बताया मतलब ऑलमोस्ट आपकी तैयारी पूरी है और बैकग्राउंड भी आपका हिंदी में रहा है। तो वैसे स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है एक तो रिवीजन पे और एक जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है ना उनको सॉल्व करने पे देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके और आपने बताया कि आप यूथ कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं कहूँगी अब आप JNU हो, BHU हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के हो, स्टेट जो भी स्टेट्स के अलग अलग के, और राजस्थान के ले सकते हैं, MP के ले सकते हैं, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वो क्या है ना, अब आपकी तैयारी पढ़ने वाला पोर्शन आपने कवर कर लिया है ना। अब मान लीजिए आप आगे हिंदी में जाना भी चाहते हैं, तब भी वो चीज आपको आगे हेल्प करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही काम आने वाला है सबसे ज्यादा। और जो आपने बताया कि शुक्ल जी को पढ़ लिया है, अब दृष्टि पे आना चाहिए कि नहीं, कि देखो इन दोनों की भी डिमांड अलग है ना। शुक्ल जी वाला जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और दृष्टि पूरी फैक्ट बेस है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे फैक्चुअल भी। तो उसके लिए दृष्टि तो आपको अच्छे से कवर करनी होगी। मेरा मतलब है दृष्टि लो, पांडे लो, उसको फैक्ट्स पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। तो उनको भी रिवाइज कीजिए बार बार, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सारे उठा लीजिए, जितना हिंदी का जो एग्जाम का मिलता है सब। एक प्रश्न और है, छोटा सा प्रश्न भैया, टाइम हो तो एक प्रश्न और है। जी पूछिए, जल्दी पूछिए। तो जी एक हाँ कि जैसे कि मैंने जो JRF के जो भी है मतलब यूथ कंपटीशन की लगभग 13,000 प्रश्नों का बैंक है, तो वो मैंने लिया मतलब 13,000 प्रश्नों वाला। तो सवाल ये है कि जैसे कि 2022 का पेपर था, तो उसमें अभी मेरे जैसे मैं पेपर वो सॉल्व करता हूँ तो मतलब 68, 69 ऐसे नंबर आ रहे हैं, और 19 वाला पेपर है उसमें भी मतलब 80+ नंबर अभी आ रहे हैं, मतलब 85, 84 ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो पर जो 21 का पेपर है तो उसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कथन ही उसमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 2023 का कैसे हो सकता है इस तरह, मतलब आपके अकॉर्डिंग, अगर आपकी जो थिंकिंग है के हिसाब से देखें? मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन कथन कारण वाले रहेंगे और अच्छे खासे रहेंगे, लग रहा है। इस बार भी पूछे गए थे, लगभग 8-10 के अराउंड थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। और इस बार का जो स्तर था मुझे लगता है उससे तो हाई लेवल का ही पूछा जाएगा, स्पेसिफिक मतलब कथन कारण के बारे में कहा जाए तो उसके लिए आप नेट JRF वाले जो पेपर्स है ना उनमें कथन कारण वाले देख सकते हैं। स्टेट बोर्ड वाले में भी आई थिंक रहते हैं। तो मेन आप ये है ना, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें आपको कथन कारण वाले भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो कथन कारण वालों का यही है कि आपको प्रैक्टिस हो उनसे, जितना ज्यादा कथन कारण वालों से गुजरेंगे, जितना आप तर्क का यूज करेंगे, वैसे ही आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी उन्हें सॉल्व करने की। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, यही है सॉल्यूशन। दीदी भैया। ठीक है रमन, आप प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अशोक। हाँ ओके ठीक है। मेरा प्रश्न गायत्री दी से है। मतलब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं हूँ, और मैं हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, मैं इतिहास से अपना अभी ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मैंने अभी शुक्ल जी की लगभग मैंने एक बार खत्म कर दिया, ठीक है। और जो मगर उसमें ना आधुनिक काल जो है मुझे समझ में नहीं आया, मैं 2-3 बार कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, आधुनिक काल एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कभी खंड का काव्य खंड, गद्य खंड, फिर नई धारा, फिर पुरानी धारा एंड ऑल करके मैं मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ पूरी तरह से। तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। और दूसरी चीज कि जैसे कि आदिकाल में कुछ कवि हैं, कवि जैसे विद्यापति है या जो भी कवि हैं,
उनके कुछ कथन दिए होते हैं, तो मतलब उनको याद करना जरूरी होता है जो उन्होंने कथन लिखे हैं। जी, मैं इसका आपको आधुनिक पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आधुनिक काल को कैसे सॉल्व करें? तो जो रामचंद्र शुक्ल में जो कमियाँ हैं, तो आधुनिक काल यदि आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप पहली बात तो दृष्टि से पढ़ सकते हैं और दूसरी बात यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने आधुनिक काल को जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है, उसमें आधुनिक काल को बहुत अच्छे से बताया गया है और एक्चुअली हम लोग के टाइम पे पहले जेएनयू होने वाला था, तो हम लोग अपनी जेएनयू के लेवल से तैयारी कर रहे थे। तो मैंने स्वरूप की किताब को भी अच्छे से पढ़ा था, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा था। तो आधुनिक काल मेरा वहाँ से कवर हो गया था। तो मैं नहीं कह सकती रामचंद्र शुक्ल से भी कवर होता है, लेकिन जो चीज़ें और नई आई हैं, क्योंकि उन्होंने 1936 के बाद नहीं लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद का यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे से क्लियर होता है स्वरूप जी में और स्वरूप जी ने अन्य गद्य विधाओं को और उनको उपन्यास, कहानी इन सबको भी अच्छे से बताया है। तो आप आधुनिक काल के लिए स्वरूप की किताब देख सकते हैं और जो फिर बचा है तो आप बुद्ध दृष्टि को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट कवि आपके सारे कवर हो जाएंगे। और दूसरी बात आपकी रही कि विद्यापति और अमीर खुसरो जो इनके कवि कथन है, हाँ इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आदिकाल बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन उससे भी प्रश्न आते हैं, तो आप उसको याद कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं मतलब सारे काल के कथनों के ऐसे छोटे छोटे कथन से याद रखने, क्योंकि बहुत सारे कथन है तो उनको कैसे याद रखा जाए फिर। लाइक अगर रीतिकाल में देखा जाए तो रीतिकाल के जो रीति सिद्ध, रीति काव्य और रीति रहित कवि हैं, इनके भी इतने सारे कथन थे, इन सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, सबको पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे आप इनसे गुजरते जाएंगे बार बार आपको ये याद होते जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कई बारी कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। आप सारी कवियों की प्रवृत्तियों को कि वो किस तरह दिमाग में बिठाएं, सारे कवियों को तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यदि कवि को दिमाग में बिठा लेते हैं कि कैसा लिखता है, उसके लिखने का शैली क्या है, तो फिर आप उस कवि को पहचान लेंगे कि ये किस कवि का कथन है। और रही बात रीतिकाल की, तो रीतिकाल में मुझे भी बहुत डर लगता था। मैंने जब रीतिकाल का भैया का टेस्ट दिया तो मेरे 47 क्वेश्चन सही हुए थे और उस टाइम मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने रीतिकाल के लिए मैंने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई और शुक्ल जी को हटा दिया रीतिकाल के लिए एकदम। फिर मैंने दृष्टि पढ़ी और फिर रीतिकाल में क्या है, कुछ रचनाएं एक है, अब जैसे 12 मास एक रचना है वो 4 कवियों की, तो फिर वहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद नहीं रहता हमें। तो फिर मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए कि एक जैसी रचना है, श्रृंगार रस, रस विलास, रस ऐसे करके रस रस करके कई सारी रचनाएं हैं। तो मैंने 3 पेज का एक नोट्स बनाया, उससे जाके मेरी सारी रचनाएं कवर हो गई। तब आपका रीतिकाल की समस्या सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। ओके, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है रमन, धन्यवाद रमन। जो अगले जो प्रश्न पूछेंगे, दिव्यांशु आप प्रश्न पूछेंगे। हेलो भैया। जी तो मेरा सवाल संजना मैम से है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने जब अपनी मेन पुस्तक दृष्टि को बनाया था, तो दृष्टि में जैसे जितने निबंधकार हुए हैं, जितने कहानीकार हुए हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। तो क्या सारी कहानियों को याद करना जरूरी है या कुछ कहानी को छोड़ना जरूरी है? जैसे जो गोविंद पांडे वाली बुक है उसमें कहानियां कम देर की है और लगभग 9 कहानियां देर की है किसी की, तो दृष्टि में 19 या 30 कर दिया उस कहानी को। तो कहानी को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितनी कहानियां पढ़नी है, इसके बारे में जरा जानकारी चाहिए। जी आपका क्वेश्चन समझ गई। फैक्ट आपका मेन ये है कि उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं और उनको याद करने में भी जो है दिक्कत आती है। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि जब मैंने दृष्टि को देखा शुरू में, इतनी सारी जो इंडेक्स बनी हुई थी, इतनी सारी रचनाएं थी, तो वो देख के डर लग जाता है कि यार इतनी सारी पढ़नी है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी, इसीलिए यहाँ पे ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भूमिका आती है। जब आप उनके थ्रू गुजरेंगे ना, उनको एनालाइज करेंगे, तो आपको ये पता चलने लग जाएगा कि हाँ कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है जिनको हर एग्जाम में जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो जब आप उस इंडेक्स के थ्रू जाएंगे, जब जैसे कहानी है, निबंध है, तो उनको आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा अरे ये वाला निबंध तो इम्पोर्टेंट है, ये कहानी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप देखते रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है ना रिवीजन। जितनी बार आप उसके उन पेजेस को पलटते जाएंगे, जितनी बार वो चीज आपकी आंखों से गुजरेगी, उतनी वो आपके दिमाग में जो है आती जाएगी।
और बाकी टेस्ट भी आप लगाते रहेंगे तो टेस्ट में भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको ज्यादा पूछा जाएगा, गौण को हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम कुछ कह नहीं सकते, पूछा भी जा सकता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। तो मैं ये कहूंगी आप पहले महत्वपूर्ण रचनाओं को याद करने की रणनीति अपनाएं और बाद में अगर आपको लगता है टाइम है तो एक बार सब कुछ देखते रहे, साथ साथ कुछ भी छूटे नहीं। हालांकि सब याद करने से बचे, है ना, मेमोराइज करने से बचे। मेमोराइज उन्हीं चीजों को नोट्स बना के करें जो महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। और इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया था कि मैंने जो पेजेस है उन पे छोटे छोटे अक्षरों में जो है लिख लिया था। जैसे कहानी वाला है तो वो आधे या फिर एक पे पूरा आ गया था, जितनी कहानियां थी पूरी आ गई। जितनी से मेरा मतलब है कि जो महत्वपूर्ण थी वो सारी, तो उनको खाली टाइम में मैं छत पे या फिर नीचे ही लॉन में टहलते हुए उनको पढ़ा करती थी। तो एक तरह से वही है मेन पॉइंट कि जितनी बार आपकी आंखों से गुजरेगी वो आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप महत्वपूर्ण रचनाओं के। जी मेरा एक और प्रश्न था कि आपने आदिकाल पे ध्यान दिया था कि आधुनिक काल पे ध्यान दिया था या रीतिकाल भक्तिकाल पे? मैं कहूंगी मैंने पूरे पे ध्यान दिया था कि हालांकि हम देखते हैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति ये होती है कि आधुनिक काल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहां पे विधाएं भी ज्यादा है और पोर्शन भी वो बड़ा है, आधुनिक काल वाला गद्य खंड पद्य खंड सब कुछ है। तो आधुनिक काल से नो डाउट क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि आदिकाल से भी ठीक ठाक मात्रा में भक्ति काल रीतिकाल सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें, है ना, वो सही हो। तो इसके लिए आपको छोड़ना कुछ नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया कमांड बना के चले कि अच्छे से तैयार हो, वो कहीं से भी क्वेश्चन आए गलत ना हो। ये आप हमेशा दिमाग में रखिए। और जो एक बार कहीं टेस्ट में गलत हो चुका है तो ये भी ध्यान रखिए दोबारा कभी गलत ना हो, न एग्जाम में न टेस्ट में। तो ये चीज करिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दिव्यांशु। राजा आप आमंत्रित हैं। राजा आपके बाद। जी राजा पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इन लोगों ने बताया सबने कि कैसे एक कोई उन्होंने 3-5 बार पढ़ा। हाँ, और मैं अभी जब पढ़ता हूँ तो मेरे को एक बुक से ही गुजरने में काफी टाइम लग जाता है। तो मतलब कैसे हो कि ये जो मैं ज्यादा बार पढ़ता हूँ, मतलब देखा जाए रामचंद्र शुक्ल वाली बुक जो है एक बार पढ़ने में 500 पेज की थी, मेरे को काफी टाइम लगा। जी गायत्री आप बताएं। इसका आंसर तो मैं यही कहूंगी कि आप गुजरिए, जैसे कि आप एक बार पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन तो उससे आपको अपना नजर आने लगेगा कि ये मैंने पहले भी पढ़ा है। तो उसके टाइमिंग कम होती जाएगी धीरे धीरे। पहली बार किसी भी किताब को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। और आप क्या करिए, यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप एक ही दिन में पूरी किताब पढ़िए, क्योंकि एक ही दिन में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ओझल हो जाती है। आप सुबह 2 घंटे एक किताब को पढ़िए तो आपकी रामचंद्र शुक्ल ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो आप जब दोबारा पढ़ेंगे फिर आपको उसी में 5 दिन लगेंगे। तो इस हिसाब से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण कुमार आप प्रश्न पूछिए। जी और आपके पास आदर्श। जी मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का। मेरा क्वेश्चन शुभम भैया से है। जी। या मैं दृष्टि का भी बुक खरीद लिया हूँ और लक्ष्मी पांडे और गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का रिवीजन हो गया, मतलब 2 दिन बाद कर लिया हूँ। और हेमंत भैया का टेस्ट सीरीज भी लमसम 35 से 45 के बीच में जा रहा है। इस अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं समझ में नहीं आ रहा है। तो शुभम भैया बताएं। जी, शुभम इनका प्रश्न है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है। एक तो आप जब दृष्टि या फिर गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं तो अभी शुरुआती दौर में एक सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपकी ठीक से नहीं हो पाई है पढ़ाई, अभी शुरू किए हैं, इनिशियल स्टेज में है, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। क्या होता है ना, कई बार कि जब हम किसी भी एग्जाम में प्रश्न बना रहे होते हैं या फिर टेस्ट दे रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें काम आते हैं जो एक दृश्य बिंब बना होता है हमारे दिमाग में। वो हमको याद होता है कि मैंने किताब में वहाँ कुछ पढ़ा था, उसका ऐसा लिखा हुआ था, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। तो यदि एक बुक हम बार बार पढ़ेंगे तो इसका ये लाभ होगा। दोनों खरीद लिए कोई बात नहीं है, आप जो चाहें दृष्टि या गोविंद पांडे में, मेरे ख्याल से दृष्टि को प्रीफर कीजिए और उसको एकदम शुरुआत से कीजिए, क्योंकि अभी शायद टेस्ट सीरीज में मिक्स टेस्ट वाला टेस्ट शुरू हो गया होगा तो सभी पोर्शन से सवाल आते होंगे। आप बारी बारी से पहले 2-4 दिन समय लगाकर सभी पोर्शन का गहराई से अध्ययन कीजिए। जैसे आदिकाल 2 दिन लगा के आदिकाल कर लीजिए, क्योंकि क्या होता होगा कि अभी आपका जो सवाल है
कुछ आधुनिक काल से भी गलत हो जाता होगा, कुछ रीति काल से गलत हो जाता होगा। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि गलत कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपका एक तरह से 35 से 45 स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर जगह का प्रश्न गलत हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप 15 दिन 20 दिन का समय देकर पहले सभी पोर्शन का अध्ययन कर लीजिए, और ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चल गया होगा कि आदिकाल में किसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, रीति काल में किसको पढ़ना है। तो जैसा गाइडेंस वहाँ दिया गया, आपको मार्गदर्शन जैसा दिया गया है, उसको आप पहले पढ़ लीजिए ठीक से, फिर टेस्ट सीरीज में उतरिए, क्योंकि अभी आपकी तैयारी ठीक से हुई नहीं है। एक बार भी आप ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो टेस्ट में तो कम स्कोर आएगा ही। और जब आप नहीं पढ़े हैं फिर भी 35 से 45 आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए कि हम ठीक स्थिति में हैं, पढ़ने के बाद और भी सुधार होगा। बस आप सभी पोर्शन को बारी बारी से पहले कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट में उतरिए अच्छे से। क्या उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, साथ में ग्रेजुएशन का एग्जाम भी है। ग्रेजुएशन का एग्जाम है भैया, पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के एग्जाम में यदि मान लीजिए जेएनयू आना है, तो थोड़ा त्याग तो करना होगा। ग्रेजुएशन के एग्जाम में क्या है कि आप पटना यूनिवर्सिटी से तो हम भी आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो कॉलेज के आगे मिलती है, वो खरीद लीजिए। 2023 का एग्जाम है, तो 21 और 19 का प्रश्न बना के चले जाइए एग्जाम में। एग्जाम में 80% के आसपास नंबर आ जाएगा। बाकी अभी आपको, क्योंकि जून में एग्जाम होने वाला है, तो फोकस इधर करना होगा, तभी होगा ना। क्योंकि आपके साथ जो एग्जाम में बैठेंगे वो लोग किसी ग्रेजुएशन के एग्जाम को लेकर कोई सीरियस नहीं होंगे। सीधा टारगेट होगा जेएनयू, यहाँ आना होगा, आपका कंपटीशन सीधा उसके साथ है, तो आपको भी तो उसके जैसा तैयार होना पड़ेगा ना। कृष्ण ने ज़्यादा कुल से मिला ज़्यादा समय इसे दीजिए। कृष्ण ने कुल मिलाकर प्रायिकता आपको तय करनी पड़ेगी कि आपके लिए हाँ। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। हमारे पास कई रास्ते जीवन में आते हैं, और कई बार हमें प्रायिकता देनी पड़ती है किसको कितना महत्व देना है। आपके 2-3 दोस्त भी बनते होंगे, तो आप अपने मन में ही तय कर लेते होंगे किस दोस्त को ज्यादा महत्व देना है। तो इस आधार पे आप निर्णय लीजिए, दोनों को मैनेज कीजिए, हो जाएगा। बाकी शुभम जी ने बता ही दिया है, बाहर जाइए गेट के पास, वहां से कुछ लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। भैया ले लिए। ठीक है। अगले जो वक्ता हैं आदर्श, और आदर्श आपके बाद मुलायम, और उनके बाद अजय। आप लोग तैयार रहिएगा। मेरी आवाज जा रही है अच्छे से? जी आ रही है, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न गायत्री दीदी से है। दीदी, सबसे पहले तो मैं आपका जूनियर हूँ, इलाहाबाद में मैं भी पढ़ रहा हूँ। दीदी, मैं ईमानदार रहूं तो मेरी तैयारी कोई अच्छी है नहीं, बहुत अच्छी नहीं है। तो और साथ में एग्जाम भी चल रहा है मेरा, 6, 7, 8 को हिंदी का एग्जाम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कहने को तो अतिशयोक्ति होगी, पर मैं अगले 2 महीने की तैयारी कैसे करूं कि मैं अपने आप को जेएनयू में देख सकूं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न नहीं है, मैं बता दूं कि मेरी तैयारी भी कितनी है। कि मैंने 2 बार शुक्ल को पढ़ा है और 1 बार सरल इतिहास पढ़ा है। तो इस हिसाब से और हाँ दीदी, एक और प्रश्न कि मतलब मैं 6-7 घंटे 8 घंटे बैठ जाता हूँ, तो क्या मुझे इसमें और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी इन 2 महीनों में? क्योंकि मैं एफर्ट तो मारने वाला हूँ, मैं एफर्ट तो जम के मारूंगा। तो अब मतलब बता दीजिए स्ट्रेटजी। मेरे हिसाब से पहले हाँ, आपको एफर्ट तो मानने पड़ेंगे। 8 से 10 आप 2 घंटे और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा। इलाहाबाद में आपको भी पता है 2 एग्जाम देने के बाद कि आप एग्जाम दे लेंगे, आपको भी पता है वो। तो आप पूरा फोकस जेएनयू पे करिए, और जेएनयू पे फोकस करने के लिए अभी आपने दृष्टि या गोविंद पांडे को नहीं पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको दृष्टि को ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दृष्टि में आपके फैक्ट भी कवर हो जाते हैं। क्योंकि गोविंद पांडे की एक कमी है कि उसमें जो नए लेखक है, जैसे रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके जो कथन है वो बहुत कम दिए गए हैं। दृष्टि में थोड़ी सी इनके कथन ज्यादा दे, मतलब जो जहां जहां इंपोर्टेंट है वहां दिया गया है, जैसे आधुनिक काल में स्वरूप के कथन दिए गए हैं। तो आप अभी सबसे ज्यादा फोकस करिए दृष्टि पे, और जैसे ही आपकी दृष्टि कंप्लीट हो जाती है तो आपको जेआरएफ वाला जो यूथ कंपटीशन का है वो लगा लीजिए, और जो भैया की टेस्ट सीरीज है उसको अच्छे से फॉलो करिए, तो आप अपने आप को जेएनयू में देख पाएंगे मेरे हिसाब से। दी, एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनके लिए, मैं तो 2 साल से एग्जाम ही नहीं दिया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के एग्जाम को, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है।
नहीं, तब एग्जाम भी आप अच्छे से दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद में परसेंटेज नहीं बनती है, तो आप एग्जाम को भी लाइटली मत लीजिए, अच्छे से आंसर्स लिखिए। और आंसर मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है आंसर। आपने कितना भी पढ़ा रहेगा वो मैटर नहीं करता है। तो आप आंसर लिखने की कोशिश घर से करके जाइए, और 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। उस पे भी फोकस, यदि आपके पास 10 घंटे आप पढ़ते हैं, 5 घंटे आप ग्रेजुएशन का और 5 घंटे आप हिंदी को देते हैं, और आपका मेन फोकस जेएनयू पे है, तो आपका पार्ट बी पे फोकस होगा। तो आप हिंदी को यदि 5 घंटे की जगह 5 घंटे भी देते हैं और 5 घंटे एग्जाम को देते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है दी, थैंक यू। जी आदर्श, आप पूरी शिद्दत के साथ अपना एफर्ट मारिए, आप जेएनयू में होंगे। और मुलायम, आप आमंत्रित हैं। प्रश्न संजना मैम से है। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं दृष्टि जिसे पढ़ता हूँ, हेमंत भैया बोले टेस्ट में तो सही स्कोर है, लेकिन दृष्टि जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें उपन्यास है, नाटक है, फिर आलोचना है। वहाँ जो लगे हुए सर, मतलब कुछ विशेष जो मतलब भैया ने बताया कि मतलब इन लोगों को फॉलो करना है, तो उनका मैंने फॉलो कर लिया। लेकिन कुछ टेस्ट में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो मुझे समझ से ही बाहर है कि मतलब कहाँ से आ रहे हैं, या कथन कारण वाले जो भी आ रहे हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो मैंने पढ़ा नहीं, तो वहाँ से ज्यादा गलत हो रहे हैं। इसमें सर इसको कैसे कवर करें? मतलब पढ़ना जरूरी है हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वरूप जी को, कि सिर्फ दृष्टि से ही काम चल जाएगा उसका कथन? हेलो मुलायम, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। देखिए, भैया ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना जो आपको दृष्टि में नहीं मिलते हैं, या कहीं और जो आप सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं वहां पे नहीं मिलते हैं, तो वो भैया जानबूझ के डालते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का क्षेत्र नो डाउट हमसे तो विस्तृत है। हम अभी एंटर किए हैं जस्ट दृष्टि और पांडे के साथ, ठीक है, तो वो कितने सारे ऐसे पेपर्स और क्वेश्चन के थ्रू गुजरे हैं, तो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं ताकि आप उनके वो जो है ना उसको भी हल्के में न लें, कि हो सकता है एग्जाम में वो थोड़ी दृष्टि या पांडे से ही उठाएंगे, एग्जाम में वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होती है कि आप जो है आपने नहीं पढ़ा है उसको आप कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कभी आपकी आंखों से नहीं गुजरे, लेकिन आपको अपने जो है इंट्यूशन से आपको उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि कथन वाले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हो, रामविलास शर्मा हो, किसी के भी हो, तो वो कथन आपके गलत होते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उन कथन को बार बार देखो, तो उससे आपको एक प्रवृत्ति भी पता चलेगी, ये राइटर है, इनकी क्या प्रवृत्ति है, ये किन शब्दों का यूज करते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। मान लेते हैं टेस्ट वाला कथन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं भी पूछा जाता है कोई रैंडम कथन उठा लिया जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो, किसी का भी, बच्चन सिंह जी का हो, तो आपने चूंकि उन उन प्रश्नों से आप गुजर चुके हैं टेस्ट में, तो आप वहां पे भी उनको सॉल्व करने की जो है क्षमता रखेंगे, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए उनको, प्रवृत्ति को समझिए। और मैंने वो जो बुक ये नहीं है राम स्वरूप जी का खास करके, क्या एक रिपीट कीजिए एक बार। मतलब इसके लिए खास जो राम स्वरूप चतुर्वेदी का आधुनिक काल जो भी बताया ना मैम ने, मतलब वो पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ देख, मैं भी ये चीज कहना चाहूंगी कि मैंने भी पढ़ी थी, मैंने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी वाली बुक को भी पढ़ा था, और नामवर सिंह जी की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां जो हैं उसको भी पढ़ा था। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम भी चूंकि जेएनयू के वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे थे, जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे थे, तो तब मुझे लगा था इनको भी पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने सोर्सेज पूरी तरह से लिमिटेड कर दिए, उनकी भी मैंने एक एक दो दो रीडिंग ही लगाई थी, और आपको तो मैं पूरी तरह यही कहूंगी आप उन्हीं सोर्सेज पे रहिए। अभी अभी तो क्या एग्जाम भी आने वाला है, तो अब आप सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए, नई बुक्स पढ़ने से बचे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है ना उन बुक्स को पढ़ने से। अगर हो जा रहा है क्वेश्चन तो नई बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप उनको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे अब। तो देख लीजिए, तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है मुलायम, धन्यवाद। अजय, आप आमंत्रित हैं, और अजय आपके बाद दीपक। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल आप सब कॉमन को टॉपर्स से है कि हम संचार माध्यमों में हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, आप लोगों ने इसके लिए कहाँ से मटेरियल ज्ञान किया था और आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की? और एक सवाल ये भी है कि मैम वैसे हम लोग टेस्ट दे रहे थे, उसमें मैं बीएचयू से हूँ, लगभग मेरी तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन सर जैसे कई सवाल हम जैसे पढ़ी भी चीजें पढ़ते हैं तो रिवीजन करने का मन नहीं करता है। जैसे कई बार एक चीज पढ़ ले, 4-5 बार पढ़ ले, तो उसके बाद मन करता है नहीं पढ़ने का।
क्या पढ़े बार बार, लेकिन सर उसमें सवाल जब आता है तो सवाल गलत हो जाता है। इस चीज से मैं सर बहुत ज्यादा मतलब फेस कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। प्रीति जी, आप इस पे उत्तर दीजिए। और जैसा कि इनका प्रश्न है, इनकी डिमांड हमेशा नए की होती है, पुराने पे लौट नहीं पाते हैं। इस पे भी प्रकाश डालना है आपको। जरूर। आपने जैसे कहा कि आपको मतलब तैयार ये जो नए हम लोग पुराने पढ़ लेते तो फिर सोचते हैं कि नए पे मतलब पुराना उतना पढ़ने का मन नहीं करता ना। तो इसमें पुराना ना पढ़ने का सबसे ज्यादा तब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करके अगर हम कोई चीज फिर पढ़ने बैठते हैं ना, तो थोड़ा हम लोगों को क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें एक नई चीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले कैसा है, तो जब हम लोग उस ढंग से क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं फिर पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ते वक्त दिमाग में तुरंत स्विच करता है कि नहीं क्वेश्चन इस ढंग से पढ़ता है, मतलब मुझे इसे इस ढंग से अब पढ़ना होगा। पहले अगर हम लोग पढ़ लेते तो ऐसे अपने ढंग से पढ़ते जाते हैं, हाँ पढ़ लिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो लगता है नहीं अभी हम लोगों के पढ़ने का जो ढंग है वो सही नहीं है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप उस चीज में, क्योंकि हिंदी है तो हम लोग तो चेंज उसको कर नहीं सकते, पढ़ना उसको रिविजन करना है, और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो दोबारा तो उसको पढ़ना ही होगा। तो उसके लिए है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें फिर उसके बाद आप वहां जाएं, तो उससे आपको फिर उसको पढ़ने का एक नया तरीका मिलेगा कि नहीं मैं यहाँ इसको इस ढंग से जो पढ़ रहा था, याद करने का जो मेरा ये तरीका था ये ऐसे नहीं है, इसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, तो मुझे कुछ इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो नई चीजों को पढ़ना चाहेंगे। और आपका पहला क्वेश्चन क्या था? मेरा पहला वही था कि प्रयोजनमूलक हिंदी और संचार माध्यमों में हिंदी, इसके बारे में इसका मटेरियल कहाँ से किया था आपने? प्रयोजनमूलक हिंदी और संचार माध्यम के लिए, तो प्रयोजनमूलक के लिए तो कुछ तो भैया भी प्रोवाइड किए थे हम लोगों को, तो थोड़ा तो मैं तो वहां से देखी थी, और उसके बाद यूट्यूब पूरा और गूगल से सर्च करके मैं पढ़ी थी। यूट्यूब पे कुछ एनसीईआरटी के पढ़ाया जा रहा था, उस पे तो मैं वहीं से देख के कवर की थी, कुछ खास तो नहीं है ऐसे टाइम। ठीक है, ओके धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब अगली जो आज के वक्ता हैं, भैया इसमें मैं भैया मैं इसमें बात और जोड़ना चाहूंगी। जी जी बोलिए, बिल्कुल जी। संजना बोलो आप बोलिए, शुभम। शुभम आप बोलिए जी। ठीक। देखिए आप प्रयोजन मूलक के लिए यही कुछ पीडीएफ भैया ने भेजे होंगे, उनको भी देख सकते हैं। साथ में आप गूगल यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं जैसे प्रीति ने बताया। इसके अलावा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना, उस पे जाइए, उधर प्रयोजन मूलक करके एक कोर्स भी आई थिंक चलता है। तो जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र वाला जो सेक्शन खोलेंगे उसमें आपको प्रयोजन मूलक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पत्र मिलेंगे। तो मुझे लगता है उनको आप एक बार देख लीजिए, आ रहे हैं क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक बार सारे उन पेपर्स को देख लीजिए। एटलीस्ट 5 साल जो है ना, लास्ट 5 सालों के उनके देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर प्रयोजन मूलक से कोई क्वेश्चन आएगा उनसे बाहर आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक पूछा जाता है प्रयोजन मूलक से, इतना डीप जाके नहीं पूछा जाता है कि आपको कोई बुक पढ़नी पड़े। तो गूगल और यूट्यूब और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर चेक कीजिए। 3-4 पेपर भी कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से, देख लीजिए। ओके मैम, वैसे मैंने पिछली बार सीयूटी का एग्जाम दिया था मैम, तो उसमें मुझे मेरे लगभग 56 क्वेश्चन राइट हुए थे। तो पिछली बार अगर गलत हुआ था वो प्रयोजन मूलक से भी हुआ था, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। बीएचयू के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना बीएचयू के, वो आपको बीएचयू में आप यदि हैं तो उसके अंदर में जो बुक स्टॉल है वहाँ मिल जाती है। बीएचयू में जो पहले अलग सीयूईटी के पहले जो अलग एंट्रेंस होता था, तो वहाँ हर साल प्रयोजन मूलक हिंदी से सवाल पूछे जाते थे। बहुत पतली सी किताब है, कुमार सर्वेश करके किसी राइटर की, तो वो आप ले लीजिए, वहाँ हर साल के पेपर में आपको वो दिख जाएगा, तो उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगा, वो देख लीजिए। थैंक यू भैया, शुभम भैया, थैंक यू। ठीक है विनोद, आप आमंत्रित हैं और आपके बाद महेंद्र आमंत्रित हैं। पहले विनोद आप प्रश्न पूछिए, इसके बाद महेंद्र पूछेंगे। विनोद आपको आवाज आ रही है? विनोद शायद लेफ्ट हो गए। महेंद्र आप पूछिए। हेलो जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी और शुक्ल जी को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा है।
और मेरे पास दृष्टि भी है और वो दुष्यंत की व्याकरण के लिए बुक भी है, तो कितना पढ़ना है, इनको छोड़े या नहीं छोड़े। मैं अभी कंपटीशन की तैयारी को छोड़कर जेएनयू की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे बीए में हिंदी नहीं है, फिर भी हिंदी में मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है और मुझे पहली बार में पढ़ने में सब कुछ समझ में आ जाता है। और यही प्रश्न है, आप कोई भी आपके हिसाब से बता दो। जी प्रीति आप बताएं। आप अगर कोई एक बुक पढ़ना चाहते तो आप दृष्टि प्रेफर कीजिए, दृष्टि पढ़िए। और अगर गोविंद पांडे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ा बहुत गोविंद पांडे दृष्टि में तो अंतर है, कहीं कहीं है, लेकिन आप अगर दृष्टि भी पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो ज्यादा सही है। और मैं दृष्टि इसलिए कहूंगी क्योंकि आप जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मिल जाता है, तो वो चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पे कि आपका फिर कितना सही हो रहा है, कितना आप गलत कर रहे हैं, वहाँ पे भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दृष्टि ही फॉलो करिए आप फिर। और क्वेश्चन सॉल्व करें, योग कंपटीशन को सॉल्व करें। हाँ, आप उसे भी कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन, भैया का टेस्ट सीरीज, ये सब तो सारी चीजें आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप बुक की बात की तो मैं दृष्टि बोली हूँ, उससे ही लीजिए। व्याकरण के बारे में कुछ बताइए और कुछ नहीं। क्वेश्चन व्याकरण व्याकरण का तो बहुत बेसिक चीज है, उसमें पूछी जाती है, कुछ ज्यादा डीपली नहीं पूछता। जैसे वाक्य रचना हो गया, शब्द वाक्य रचना से हो गया, संधि, ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, तो ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी नॉर्मल बुक से कोई भी आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, या फिर आप गूगल से भी सर्च करके नॉर्मली पढ़ सकते हैं। वैसे ये सब मेरा बेसिक पहले से क्लियर था, तो मुझे कुछ ज्यादा बुक लेना नहीं पड़ा, तो मुझे इसके लिए क्या अलग से बुक बताएं मैं नहीं बता सकती। व्याकरण पोर्शन मेरा ऑलरेडी शुरू से सही था, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं आया था इसमें। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जी गायत्री आप। यदि आपको व्याकरण पढ़ना है तो आप जो जो टॉपिक लगे हैं, जैसे संधि, समास, वाक्य रचना, तो आप इन 3 टॉपिक को, छोटे छोटे से टॉपिक लूसेंट में दिए हुए हैं, जो लूसेंट की हिंदी की किताब आती है, मैंने वहां से कवर किए थे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई वक्ता कुछ जोड़ना चाहेंगे या आगे बढ़ा जाए? ठीक है। महेंद्र आपने प्रश्न पूछ लिया। सूरज आप आमंत्रित हैं, और सूरज आपके बाद उत्कर्ष। पूछिए। शायद ये उपस्थित नहीं है, तो एनोनोमियस आप आमंत्रित हैं। आप ये साथ में यह भी बताएंगे कि आपका नाम है या कुछ और नाम से आप जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक रिक्वेस्ट भी होगा, आप लोग अपने नाम से जुड़े। ऐसे नामों को कई बार अनुमति देने में कई बार सोचना पड़ता है। तो एनोनोमियस हेलो। आप जी। हेलो सर, मैं सूरज। जी सूरज पूछिए आप। सर ये काव्यशास्त्र के लिए भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य दोनों पढ़ना है या एक ही? और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए मैंने एक रामकिशोर शर्मा की बुक ली है, मतलब वो बुक पढूं या फिर और कहीं से? जी किससे प्रश्न है आपका? प्रीति मैम बता दें। जी प्रीति बोलिए। भारतीय काव्यशास्त्र कुछ ज्यादा डीपली उसमें क्वेश्चन नहीं आते, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन उससे भी बनते, कभी क्रम में देने के लिए पूछ देता है, या फिर ये किसका कथन है, जो भी उनको संस्कृत में वाक्य, और जो संस्कृत का अनुवाद करके लिखा रहता है कि ये किसने कहा है। तो ये सब सारी चीजें आपको नॉर्मली गोविंद पांडे और दृष्टि में मिल जाती है। और रही बात पाश्चात्य, वैसे सिलेबस में केवल भारतीय काव्यशास्त्र लगा है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत है, लेकिन फिर भी जानकारी रखने के लिए दृष्टि में जो एक है ना, भूमिका के तौर पे केवल लिखा गया है, ज्यादा डीपली जाने की नहीं जरूरत है, वहाँ पे सारी चीजें बता दी गई कि 2 से 3 पेज में आई थिंक क्या रचना है, किस सन में लिखी है, और फिर उसके बाद किसका क्या। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए मैंने एक प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा की बुक ली है। मैं मतलब वो बुक पढूं या फिर कहीं और से पढूं?
तो अभी मैं कोई बुक पढ़ी नहीं थी, मैं तो इससे काफी बता, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई बुक प्रिफर कर पाऊँ, तो और उससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन भी नहीं बने, नॉर्मल नॉर्मल बन रहे थे। उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी में इसीलिए मैं क्या भी क्या, पूछ रहा हूँ तो कि ये बुक काफी मोटी है। हाँ, तो उतनी मोटी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल सबका परिचय पढ़ लीजिए उसमें। क्या आप जैसे कि अभी ये बताएं संजना जी की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुछ वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लेंगे तो काफी है उतना, इसके लिए उतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सूरज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उत्कर्ष, थैंक यू उत्कर्ष सर। आप जुड़े, उत्कर्ष यदि आप हो तो प्रश्न पूछिए। एनोनोमियस जी आप भी प्रश्न पूछिए यदि आप हो। मेरी आवाज आ रही है गायत्री जी? भाई आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्रश्न बार बार आता है कि जी हिंद भैया, शुभम कुमार का माइक और वीडियो देख लीजिए एक बार। जी मैं थोड़ा सा देख वक्ता रहा हूँ, का। तब तक थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा शायद सिस्टम में कुछ हैंग आया हुआ है, तो जब तक हमारे पास 2 वक्ता हैं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जब तक मैं अगले जो को इनवाइट करूं, तो कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है तुक्का लगाने की भी। तो जो वक्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश आप लोग डालिए। मैं तुक्का लगाने पे तो यही कहूंगी कि तुक्का भी आप तभी लगा पाएंगे जब आपने पढ़ा हो, जब आपको उस बारे में थोड़ा आइडिया होगा, जानकारी होगी, तभी आप तुक्का लगा पाएंगे। और तुक्का लगाने का एक यही तरीका हो सकता है कि यदि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 में यदि आप देख सकते हैं कि यदि कोई रचना है और उसमें 4 लेखक दिए हुए हैं, तो आप उस लेखक के जन्म काल से भी उस रचना का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई रचना है आदिकाल की, और यदि उसमें कोई भक्ति काल का राइटर आता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होगी, तभी आप तुक्का लगा पाएंगे। तो तुक्का लगाना कोई तुक्का इसी तरीके से लगाया जा सकता है मेरे हिसाब से। जी, और जैसे कि जो तथ्य हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको कैसे याद रखा जाए, इस पे भी गायत्री जी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यदि इतनी सारी रचनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, रचनाओं के साथ साथ हमें सन भी याद नहीं रहते हैं, और सन याद करना एक टफ सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे उसके लिए लगता है कि आपको जैसे आदिकाल है, तो उसके राइटर याद कर लेने चाहिए, और उनके राइटर का जन्म कब हुआ है, उस जन्म को याद कर लेना चाहिए। जो दृष्टि में पीछे आधे पे विविध में जाएंगे, तो उसमें जो राइटर है हर काल के, वो बारी बारी से दिए हैं, और कब उनका जन्म हुआ है, उस हिसाब से आप रचनाओं का भी एक क्रम बना सकते हैं, और उनकी रचनाओं के सन आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यदि सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी इस काल में थी, तो महादेवी बाद में यदि जन्म हुआ, तो उनकी रचनाएं भी थोड़ी बाद में लिखी गई हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरी बात एक आलोचना में आती है। आलोचना में एक लेखक की बहुत सारी रचनाएं होती हैं, और उनके बहुत सारे सन होते हैं। तो आपको यदि टाइम है, तो आप उनको लिख लिख के याद कर लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो एक जैसी होती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लिख के याद करेंगे, तो वहां पेपर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। शुभम आपकी आवाज नहीं आ रही माइक। जी आवाज आ रही है मैंने मुझे? ऑफ कर रखा है भैया। जी जी, प्रणति मिश्रा जी आप प्रश्न पूछिए, आप आमंत्रित हैं। सर आप वो अंकित, आप आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी आवाज आ रही है आपकी, अंकित पूछिए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास सरस्वती पांडे गोविंद आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ लीजिए। निशु वर्मा, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। निशु, आपके बाद किशन तैयार रहेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है और 2 मंथ बचा है और जून में बताया जा रहा है कि एग्जाम है और जी मेरा अभी बीएड 3rd सेमेस्टर है जो 6 अप्रैल को मेरा एग्जाम हो जाएगा। और मैंने लास्ट ईयर में जो एग्जाम दिया था उसमें मेरे 200 नंबर आए थे और मैंने बिना पढ़े, और मेरा बैकग्राउंड जो हिंदी रहा है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जो कैंपस है उससे वहाँ से स्नातक किया है। और इस जो 2 मंथ हैं इसमें हम कैसे तैयारी करें, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, इसके बारे में मैं संजना मैम से पूछना चाहूंगी। जी पहला आपके प्रश्न का पहला पार्ट था कि तैयारी आपकी हो चुकी है, मतलब आपने पढ़ लिया है, अभी टाइम कम है, यही था अगर मैं ठीक समझ पा रही हूँ, या तैयारी नहीं हुई है और टाइम कम है? उनका प्रश्न यह था कि समय कम बचा हुआ है या आगे अपनी तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, समय मैं कहूँगी कम नहीं है। अगर जून में पेपर होता है और अभी मार्च एंडिंग है, टाइम मैं कहूँगी इनफ टाइम बचा है आपके पास, कम तो नहीं है किसी दृष्टि से, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम इनफ है और आपका बैकग्राउंड भी रहा है, तो ये नहीं है कि आपको अभी शुरू से शुरू करना है, कुछ पढ़ा भी होगा, तो टाइम आप देख लीजिए, अभी इतना कम नहीं है। आप पढ़ते रहिए, किताबें जो आपकी लिमिटेड किताबें हैं उनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखिए। और दूसरा पार्ट जो था आपका क्वेश्चन का कि डिमोटिवेट होते हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, इसका सीधा सा यही फॉर्मूला है कि देखिए, बाहर से एक मोटिवेशन होता है वो अलग बात है, सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो बाहर की चीज की मैं कहूँगी आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आप जेएनयू जाएंगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, वहां जाके आप हजारों नई चीजें सीखेंगी जो आप अपने लोकल किसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए या फिर कहीं किसी अन्य संस्थान से पढ़ते हुए जेएनयू की अपेक्षा में आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपके फ्यूचर को नई दिशा मिलेगी और एक ही सीट चाहिए आपको और वो किसी भी हाल में लीजिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और बस ये अगर ध्यान में रहेगा कि मुझे जेएनयू पहुंचना है, पहुंचना ही पहुंचना है, तो अपने आप तैयारी होती रहेगी। और बाकी कोई आता है, डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी लगता है हमको कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, याद नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चिल होइए, फैमिली से बात कीजिए, थोड़ा कुछ और काम कर लीजिए, अपनी हॉबी को टाइम दीजिए, 1-2 दिन का गैप ले लीजिए, फिर वापस आइए। तो ये सारी चीजें चलती रहती है तैयारी के दौरान, वो सब कीजिए। ठीक है, किशन आप प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम किशन कुमार है, मैं बीएचयू का विद्यार्थी हूँ हिंदी साहित्य का। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 2020 बैच से हूँ जी, कोविड बैच से, तो क्लासेस वगैरह हमारी ठीक से अटेंडेंस हो नहीं पाई, अटेंड नहीं कर पाया हूँ। तो सर मुझे ये जानना था कि क्या बहुत कम पढ़ाई करके ये जो सिलेबस वगैरह जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे या ऐसी बुकें बताई गई हम लोगों को, उसको पढ़ के 2 महीने में निकाला जा सकता है जेएनयू? पढ़ाई बहुत कम हुई है सर, मुझे एकदम बिगिनर मान के चला जाए कि हिंदी के नाम पर मुझे बस सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और दृष्टि 2-3 बुक्स पता है। जी प्रश्न आपका किससे है जी? प्रश्न किससे है आपका? सॉरी सर, सुनाई नहीं दे रहा है। प्रश्न किससे है आपका? अच्छा, ओके सर मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, तो हिंदी में जिसकी एक्सपर्टीज हो वही मैम, शायद प्रीति मैम बता दें। हमारे सभी वक्ता एक्सपर्ट है अपने आप में हिंदी सर। ओके जी सर, तो कोई नहीं, कोई प्रीति मैम बता दें। जी प्रीति आप ही बताइए। जी, जो अभी आपको इतनी सारी चीजें बुक्स और सब बोले कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप अगर इतना सॉल्व करते जाएं और गोविंद पांडे, दृष्टि ये सब पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से। और जो टेस्ट सीरीज भैया का अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कोई और बुक नहीं पढ़ पाते हैं
तो उनके टेस्ट सीरीज को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए। उसमें जितने भी कोटेशन आते हैं उसको ऐसे तो एक बार में आप उसको कहीं लिख के याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा पड़े आप उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए। और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहीं पे भी कोटेशन, क्योंकि एक बुक में नहीं मिल पाती है, इससे जरूर कहीं ना कहीं आप डाउन करते जाइए। रचनाएं तो जरूर मिल जाएंगे लेकिन कोटेशन नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा समस्या वहां आती है। तो आप उसे कहीं ना कहीं जहां भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आप उसे नोट डाउन करके जाइए। और उन 2 बुक से आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना कम टाइम है और ठीक है उतना पढ़ना आपके लिए। और क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज पे भी आप बहुत ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारी तैयारी में ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है पुष्पा राव, आप प्रश्न पूछिए। और एक सूचना भी है कि जो लोग किसी अपने नाम से ना जुड़ के किसी अन्य नाम से जुड़े हैं, हम उनको परमिशन नहीं देंगे। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो आपको अपने नाम की आईडी से जुड़ना होगा। ठीक है, आप पुष्पा राव प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी पुष्पा। मेरा क्वेश्चन संजना मैम एवं शुभम भाई जी से है। सबसे पहले मैम, संजना मैम, आपने जो बताया कि यूथ का बुक को फ्लो करना है, तो वो बुक कैसे पढ़े? उस बुक देख के ही मेरा को बहुत लगती है कि कैसे मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी। और उसके बाद ये क्वेश्चन है सेकंड कि शुक्ल जी का बुक को कैसे पढ़ेंगे? इनके भी जो वर्ड रहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आती कभी कभी। और उसके बाद है कि क्या दृष्टि की बुक लेनी चाहिए? और टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। और कितने आवर तक पढ़नी चाहिए? और जो रहता है पार्ट ए, उसको मतलब कितना टाइम देना चाहिए? संजना मैम आप बताइए, उसके बाद मैं शुभम भाई से क्वेश्चन करूँगी। शुभम भैया आप एक बार शॉर्ट में थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मुझे बीच में आवाज चली गई थी। अच्छा, जो इनका प्रश्न है, तो पहले तो इनको ये है कि एक तो ये टेस्ट सीरीज का पूछ रहे हैं किस तरीके से ज्वाइन करें। दूसरा इनका प्रश्न है, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। शुभम आप बताएं इनका प्रश्न। मैं रिपीट पहला कर सकती प्रश्न हूँ? तो ये है कि यूथ को कैसे पढ़ूं। यूथ वाली जो बुक है बहुत मोटी है, देख के डर होता होगा। आप बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रही होंगी। और शुक्ल इनको यूथ समझ में नहीं आती। हाँ, तो दूसरा थोड़ा शुक्ल समझ में नहीं आ रहा है। मैम तो बताई हैं कि मैंने यूथ की बुक का जो JRF के लिए आती है उसको फॉलो की हूँ। वो तो प्रीवियस ईयर पेपर आता है यूथ का। प्रीवियस, हाँ हाँ, तो नेट उसको JRF मैं का previous- कैसे अटेंड करूँ? जी जैसे संजना आप ये बताइए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें यूथ कंपटीशन वाली बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनको सॉल्व कीजिए। और उसके नीचे जो समरी दे रखी होती है, हर क्वेश्चन के नीचे दिया होता है कि इसका सही उत्तर क्या है, और थोड़ा डिटेल में उसका बैकग्राउंड भी बताया होता है, उसको भी साथ साथ पढ़ते जाइए। और जो क्वेश्चन पढ़ते दौरान गलत हो रहे हैं तो उनको गोला बना लीजिए, और जो लगता है महत्वपूर्ण भी है और गोला बनाया तो उसको रेड पेन से बना लीजिए। ये सारी चीजें हैं। फिर वापस उनसे गुजरिए, जैसे कहानी वाले क्वेश्चन के सॉल्व किए, गलत कौन से हुए गोला लगाए, वापस उस पे जाओ स्टार्टिंग से, उनको देखो कौन कौन से हुए, उनकी समरी वापस से पढ़ो। ये है। दूसरा था शुक्ल जी कैसे पढ़े, ये था। जी शुक्ल जी तो को समझ शुक्ल में जी वाला, जी हाँ जी शुक्ल यही जी समझ नहीं आते। शुक्ल जी बहुतों को समझ नहीं आते, मुझे भी शुरू में समझ नहीं आते थे। तो उसके लिए यही है कि उनको टाइम देके पढ़िए, थोड़ा उनको क्या कह रहे हैं गौर से सुनिए। मतलब एक दो बार आप पहली रीडिंग में, आपको मैं भी कहूंगी कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरी में भी आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन 3 रीडिंग हो चुकी है तो आप समझने लग जाएंगे। फिर क्या है ना, आप क्वेश्चन पेपर से गुजरेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि अरे ये लाइन तो बार बार पूछी जाती है, वही लाइन से जो बार बार पूछी जाती है। फिर आपको अगर ज्यादा ही है कि अभी टाइम भी कम है, तो दृष्टि के आगे जो दे रखे हैं उनको आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन है। और आपको आइडिया हो जाएगा किस कवि के बारे में उनकी क्या राय थी। थोड़ा इंटरेस्ट लेके भी पढ़िए, रुचि पैदा कीजिए कि किस कवि को उन्होंने अच्छा बताया है, किस कवि की उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की है, किसकी आलोचना की है। तो वो एक आप खुद एक दृष्टि पैदा कीजिए कि उनको कैसे पढ़े, गौर से और पढ़ते जाइए, हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था मैम? डेट को कैसे याद करूं, और उसके बाद कितने आवर तक डेली पढ़नी चाहिए?
डेट का ऐसा है, हाँ प्रकाशन वर्ष याद करने में तो डिफिकल्टी आती है, मुझे भी आती थी। इसका यही है, जो मेन रचनाएं है ना, उनका प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। बाकी गौण रचनाओं को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उन पे एक नजर फेर दीजिए। लेकिन मुख्य रचनाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। और जो नेट जेआरएफ में हमेशा पूछा भी जाता है सीक्वेंस से कि प्रकाशन के अनुसार उनको अरेंज कीजिए, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगी ना, तो आपको आप बार बार उनको देखेंगी कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, तो समझ आ जाता है। वैसे मेन यही प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आसानी होगी। और टाइम का है कितने घंटे पढ़े, तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ घंटे जैसा तो कुछ नहीं होता है। आपको जब टाइम मिले, जिस तरीके से भी, आप सुबह पढ़ने वाली हो, शाम में पढ़ने वाली हो, जितने कुछ लोगों की होती है कि लंबी सिटिंग के बाद उनको चीजें समझ आती है, कुछ को है जो कम सिटिंग में भी चीजें क्लियर हो जाती है। बस ये ध्यान रखें जिस समय आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ उस किताब को पढ़े, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखें। और भले ही वो 3 घंटे हो, लेकिन पूरी तरह से डेडिकेटेड 3 घंटे हो। मेरा ये था, मैं हमेशा से उनमें नहीं रही हूँ जो बहुत ज्यादा 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, कभी नहीं। लेकिन ये था, मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि जितने भी घंटे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बुक लेके बैठी हूँ, तो जब तक मैं उठती नहीं हूँ तब तक ये था कि मैं पूरा टाइम वही करूंगी। उस समय फोन, टीवी और सारे डिस्ट्रैक्शन को मैं दूर रखती थी। तो आप भी देख लीजिए, जिस समय पढ़ रहे हैं पूरा फोकस उसी चीज पे रखें। जी संजना, धन्यवाद। अब जैसा कि समय कम है और अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हमें बढ़ना होगा, हम 3 प्रश्न और लेंगे और वक्ताओं से भी अनुरोध होगा कि संक्षिप्त में टिप्पणी करेंगे उनके प्रश्नों पे। आप भी संक्षेप में प्रश्न पूछिएगा। प्रीति, ऋषभ और ऋषु। प्रीति, आप प्रश्न पूछिए। प्रीति। सर 1 मिनट मुझे पूछना है। हेलो प्रनंती, आपको अवसर दिया गया था, लेकिन चलिए पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए। सर मेरा डाटा बहुत स्लो था, इस वजह से आवाज भी नहीं पूछ जी पाई। जी पूछिए। मुझे ये पूछना है, सबने सजेस्ट किया कि दृष्टि की बुक पढ़नी चाहिए, तो वो बुक पेज वाइज हमें सारी ही याद करनी है या उसको सिलेक्टिव पार्ट में पढ़ना है, मतलब इतना हम उसको छांट दें और इतना पढ़े? जी संजना ठीक है। मैम से क्वेश्चन। जी संजना बताइए, पूरी बुक पढ़नी चाहिए या छोड़ भी सकते हैं कुछ? नहीं, वो छांट कर ही पढ़नी चाहिए। पूरी बुक आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आप ये कोशिश करते हैं पूरी बुक को इंग्रेज करने के, मतलब पूरी बुक आप रट लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, वो चीज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है ना कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस की क्या डिमांड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या बार बार पूछा गया है, वही चीज आपको ज्यादा फोकस करके पढ़नी है और उसी को मेमोराइज भी करना है। बाकी चीजें कौन है उनको जो है नजर फेर के चलते रहिए आगे। ठीक है प्रीति, मेरी मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ और हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बुक पढ़ें। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स का वो लिया है, प्रैक्टिस सेट लिया है, पीजीटी का लिया है, एमए का मिल नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, टीजीटी वाले में भी है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने भी वो ली थी, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वही है, जो भी आपके पास मटेरियल है उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेट पर भी सर्च कीजिए, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रवृत्ति है। ऑलमोस्ट आप यही देखेंगे कि महत्वपूर्ण रचना फिक्स है, बार बार सारे एग्जाम में उन्हीं से पूछा जाता है ज्यादातर। और कुछ गौण है उनको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे फोन में करिए नोट्स में, चाहे कॉपी में कर लीजिए। वही, और टाइम होम साइंस से है, बैकग्राउंड नहीं है तो कोई ना, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको हर कोई कर सकता है। इसमें मुझे लगता है शुरुआत अगर कोई करे तो अंत, एक तो ये छोटा भी है प्लस इजीली समझ आ जाता है और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। और टाइम भी है, जून तक मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा टाइम है, ये मत सोचिए टाइम नहीं है, टाइम है, आराम से कर सकते हैं। मैम मुझे होम साइंस से ही वो करना है, एमए। अच्छा, होम साइंस है तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर है कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए और यूट्यूब वगैरह पे स्क्रॉल करते रहिए, क्या है उस बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। गूगल पे भी देखते रहिए, कुछ टर्म्स है, क्या क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। हर एग्जाम का मेन यही है ना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रवृत्ति को समझिए। ऋषभ आप प्रश्न पूछिए। थैंक यू मैम। ठीक है, धन्यवाद ऋषभ। आप और ऋषु आप हेलो इसके बाद सर। जी हेलो सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन गायत्री मैम से है। जी हेलो, प्रश्न पूछिए आप, आवाज आपकी आ रही है। जी बताइए। मैम इन 2 महीनों में मैं किन किन बुक को केंद्र में रख करके पढ़े और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बुक है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए जी। कम समय में? ये 2 क्वेश्चन है मेरा। तो पहला, आपने रामचंद्र शुक्ल को एक बार पढ़ लिया है? जी पढ़ लिया, लेकिन समझ में भी आया है, लेकिन कम समय में कैसे कंप्लीट किया जाए इसको अच्छे से, ये पूछ रहे हैं। तो आप उसे उसकी 1 से 2 रीडिंग और कर लीजिए, और जैसे आपने एक टॉपिक को रामचंद्र शुक्ल से पढ़ा आदिकाल को, और फिर आप उसी को दृष्टि से पढ़ लीजिए, तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप भक्ति काल को पढ़ते हैं तो फिर दृष्टि से उसके मेन पॉइंट, मतलब जितना दिया है वो पढ़ लीजिए, तो आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था? दूसरा मैम ये है कि मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो बुक है, इसके अलावा किन किन बुक को केंद्र में रख करके इन 2 महीने में कंप्लीट किया जाए, सिलेबस से अच्छे से पढ़ा जाए? तो आप, मेरे हिसाब से तो आपको दृष्टि, रामचंद्र शुक्ल, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज को ध्यान में आप रखेंगे तो ये आपका ठीक स्ट्रेटजी मतलब ये जो 2 बुक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दृष्टि का, ये 2 बुक। जी जी ओके मैम, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके मैम। ऋषि उपाध्याय जी आप, और आज का अंतिम प्रश्न ऋषि उपाध्याय जी। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन प्रीति मैम से है कि मतलब लास्ट एग्जाम के लास्ट 1 महीने या 15-20 दिन पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारी बुक लेंगे तो फिर लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या पढ़ना चाहिए कि जो मतलब एग्जाम में हेल्प कर सके। जी, अंतिम 20 दिनों में शायद ये पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं ज्यादातर। तो लास्ट मैम पहले से तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, बस विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़े हैं हम। केवल विश्वनाथ त्रिपाठी के? तो अभी 2 महीने का टाइम है तो आप शुक्ल जी की बुक आसानी से खत्म कर सकती हैं, और दृष्टि और गोविंद पांडे की जो बुक कही जा रही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतना तो सॉल्व करना बनता है, जरूर करना चाहिए। और आप जितना ज्यादा से टाइम जैसे कि आप बहुत कम टाइम में मतलब प्रिपरेशन की थी, तो फिर आप अपने लास्ट दिनों में क्या की थी? मैं अपने लास्ट दिनों में शुक्ल की बुक, मैं शुक्ल की बुक पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाई थी। मैं एक क्योंकि उसमें से केवल मैं आदिकाल पूरा एकदम अच्छे से पढ़े थे, भक्ति काल आधा पढ़े, लेकिन फिर उसके बाद जब क्वेश्चन भी मैं साथ साथ सॉल्व करती थी, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे पता चला कि मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं, इस राइटर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं केवल शुक्ल की बुक से उन राइटरों को पढ़ ली, और उसके बाद गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को पढ़ी, और मैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक रीति काल के लिए मैं उसे प्रीफर की। रीति काल की अवधारणा कैसे कैसे क्या रखी गई है मुझे थोड़ा वहां से नहीं समझ में आया था, तो मैं इस चीज को थोड़ा नगेंद्र की बुक से पढ़े, तो वहां से मुझे सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। तो वो सब वहां पे ज्यादा पेज में भी नहीं, 2 से 3 पेज में, तो कम टाइम में मैं कवर कर ली थी। बस ये है कि आपके अंदर जुनून होगा तो आप चाहे कितना भी बिजी होंगे टाइम निकाल ही लेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो चीज डेडिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम गायत्री मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम आप एयू से हैं तो मैं भी वहीं के स्टूडेंट हैं, आप हमारी सीनियर हैं, तो मैम ये क्वेश्चन का मतलब टाइप कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग कोविड बैच के थे तो दोनों साल एग्जाम नहीं दिए हैं, ये लास्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है हम लोग का। जी, तो उसके लिए ना आप अनसॉल्व्ड जो आता है वो आपने शायद खरीद लिया होगा अभी तक, और उसके जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस है, जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस है आप उनको पढ़ के जाइए, उनको कंप्लीट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा समझ बना लीजिए सब्जेक्ट के बारे में कि टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप आंसर लिख मैम आंसर राइटिंग मतलब एग्जैक्ट कितने पेज में होनी चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगी कि 8 से 10 पेज होने चाहिए। आपको यदि अच्छा आंसर आप यदि पूरा फैक्ट टू फैक्ट लिखती हैं और पैराग्राफ में लिखती है तो आपका 6 से 7 पेज या 5 से 7 के बीच होता है तो ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से आज की जो परिचर्चा रही बहुत ही सार्थक परिचर्चा रही, और मुझे लगता है कि आज के जो वक्ता थे, जो प्रश्न उन पे दागे गए, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, और सभी प्रतिभागी आज संतुष्ट होंगे कि जो उनके मन में चल रहा था वो उनका समाधान मिला, और कहीं ना कहीं
उनको एक फ्यूल भी मिला होगा कि आगे किस तरीके से पढ़ना है। जब हम भी कहीं कब तैयारी करते थे एंट्रेंस के लिए, तो हमें भी लगातार हफ्ते में होता था कि डिमोटिवेट होते थे किसी से बात करके। जब हम किसी से बात कर लेते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, फिर मोटिवेट होते हैं और फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मुझे जो लगता है आज के जो प्रतिभागी रहे होंगे वो संतुष्ट हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे और फिर से कल से वो या आज रात से ही तैयारी करने लग जाएंगे और नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। और साथ में जो प्रतिभागी आज प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं, समय का अभाव होता है और मुझे बखूबी ध्यान में है कि हमारे जो वक्ता हैं उनके मेस का समय भी हो रहा है, तो उस समय को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। तो जिनका प्रश्न रह गया है तो अगले संडे फिर से हम मिलेंगे नए वक्ताओं के साथ, आप प्रश्न पूछ पाएंगे। तो आप अपने प्रश्न लिख के रखिए और आप सभी प्रतिभागियों का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं तभी हम वक्ता बुलाते हैं। यदि आप न जुड़े तो हमारे पास वक्ता भी नहीं होंगे। और वक्ताओं का तो विशेष धन्यवाद कि आप अपने महत्वपूर्ण समय से ये 2-3 घंटे का आप समय देते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, गायत्री, प्रीति, संजना, आपने बहुत अच्छे से जिस तरीके से नेटवर्क ने भी आपका साथ दिया और बहुत ही सार्थक चर्चा आज की रही, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत भैया का तो धन्यवाद करना कम होगा, वो तो प्रतिभागी ही उनका धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि आज संसाधन जिस तरीके से मतलब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके पहले जेएनयू के लिए इतना मार्गदर्शन नहीं था, तो हेमंत भैया ने इसकी नींव डाली और पिछले 2-3 सालों से जो प्रयास किया, तो लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। जो भी प्रतिभागी हैं उनको चीज़ें आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं, तो बहुत ही इनका सार्थक प्रयास है। आप लोगों को भी सहयोग मिला जिसके कारण आप, मुझे लगता है, यहाँ पर हैं। आपने भी अपना योगदान दे रहे हैं, आपके जो जूनियर हैं वो यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे का सहयोग करते जाना है। और जो अभी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, कल आप यहाँ पे होंगे, आप अपने जूनियर्स को बताएंगे, तो एक परंपरा ऐसे चलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंतिम टिप्पणी के रूप में मैं एक बार सभी वक्ताओं को एक बार अवसर दूंगा। शुभम, सबसे पहले आप कुछ ऐसा कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्योंकि अब तक जो तैयारी है वो लगभग मतलब एक लेवल का हो गया होगा, तो अब यहाँ से समय भी 2 महीना का बचता है। तो 3 चीज़ें मेरी ओर से होगा। एक तो दृष्टि की बुक, दृष्टि अथवा गोविंद पांडे, मेरे ख्याल से दृष्टि बेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट सीरीज और तीसरा जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये पर्याप्त होने चाहिए अभी से। जी धन्यवाद शुभम। गायत्री, आप कंक्लूड करना चाहें, कुछ कहना चाहें? जी, मैं अपनी बात को ये कहकर समाप्त करना चाहूंगी कि जैसे शुभम ने बताया कि आप दृष्टि और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन पे पूरा फोकस करें और साथ साथ टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी भी हाल में ना छोड़ें। और भैया जैसे जैसे आपको गाइडेंस देते जाएं उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आज यदि हम लोग इधर हैं तो उसमें भैया की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो मेरा कहना यही रहेगा, इन 3 चीजों को ना छोड़ें, इन पे लगे रहें और किसी भी हाल में बस आपको ये नहीं सोचना है कि छोड़ना है, बस आपको लगे रहना है। सबसे जेएनयू आने की एक ही बात है कि आपको लगे रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, यही मूल मंत्र है। और भैया आपको थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी गायत्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, आप आमंत्रित हैं, कंक्लूड कर सकती हैं, कुछ कहना चाहें? ये बात इस चाहूंगी बताए आपको फॉलो करना है। जब तक आप लेकर पढ़ने के लिए मोटिवेट, इस जुनून को बना कर तो जीवन नहीं मिलता। ठीक है प्रीति, धन्यवाद। संजना, आप? शुभम, प्रीति और गायत्री ने जो बताया है, मेरा भी यही कहना है। इसके साथ मैं ये ऐड करूंगी कि अभी आप जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप कोई क्विज वगैरह लगाते होंगे नो डाउट। तो आप उन क्विज का जो टाइम है ना, उसी टाइम पे वहां जाए, क्विज लगाए और बाहर आ जाए। उस समय जो चैट चल रही होती है ना ग्रुप में वगैरह, उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है और वो बहुत ज्यादा टाइम खाने लग जाती है, जिसको मैंने देखा है जब मैं तैयारी कर रही थी। तो बस यही कहना चाहूंगी एक तो, और दूसरा ये कहूंगी अब मेन एक ही रखिए कि रिवीजन पे फोकस कीजिए जैसा इन्होंने बताया, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए।
और तीसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते तब तक रखिए कि जेएनयू जाना ही जाना है, अपना 100% देना है और इसको जो है अपनी एक सीट सिक्योर करना, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन अभी तक रखिए। और जब आप एग्जाम देने जाए, मैं कहूँगी उस दिन आप कुछ ना पढ़े, उस दिन चिल होके जाइए, क्योंकि जो पढ़ना था पहले पढ़ लेंगे आप, फिर एग्जाम के दिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। और बेस्ट विशेज आप सभी को और धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, शुभम भैया, हेमंत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम भी भैया सोचा करते थे, जब मैं पिछले साल मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करती थी तो मैं भी सोचा करती थी क्या मैं वहां जाके बोल पाऊंगी, क्या मैं ऐसे गाइड कर पाऊंगी। तो आज ये सब हकीकत में देख रही हो तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हेमंत भैया, शुभम भैया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजना, आपको भी बहुत भैया बिल्कुल। कहते हैं जो सपना हम देखते हैं तो पूरे भी होते हैं, और आगे के लिए भी आपको बहुत आप सभी वक्ताओं के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं होंगी कि अभी तो आप शुरुआत किए हैं एक प्रकार से, आगे जेआरएफ वगैरह का एग्जाम या बहुत से आगे चीजें आपकी आएंगी, तो आप आगे भी निरंतर सफलता हासिल करते रहें और प्रगति पथ पर निरंतर उन्नति करते रहें। आप सभी वक्ताओं को हमारी तरफ से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रतिभागी लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, वो जल्दी से जेएनयू आ जाए। और मेरी सफलता यही है कि तय समय में कार्यक्रम को समाप्त कर लेना, ये मेरी सफलता होगी। तो मैंने 8 बजे लगभग बज रहा है और मैं इसके समय से पहले ही खत्म कर लिया है कार्यक्रम को। तो आप सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि तय समय में चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का आभार। हेमंत भैया, आपको भी कुछ कहना है? कहीं आप कहें शुभम? मुझे तो अब क्या ही कहना, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है और संजना, शुभम, प्रीति, गायत्री, बहुत सारे प्रश्न देखे आज मैंने और सभी ने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया है। मुझे लगता है कि आगे के लिए प्रश्न बचे ही नहीं है। जिसने भी आज की मीटिंग ज्वाइन की होगी तो सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। बाकी शुभम का आज बहुत बड़ा योगदान रहा है कि शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से कार्यक्रम को हैंडल किया है। मैं देख रहा हूँ आज शुभम बहुत अलग मूड में थे। शुरू से ही एक अलग तकनीक के माध्यम से मतलब कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अंत तक सारे प्रश्न मैंने देखे हैं, सारे प्रश्न सारे प्रतिभागियों के ले लिए गए हैं और सभी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया है और शुभम ने इसका बहुत अच्छे से संचालन किया। तो शुभम का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और चारों वक्ताओं का तो धन्यवाद है ही। इनको तो धन्यवाद है ही नहीं, इनका प्यार यूं ही ना। बहुत धन्यवाद शुभम जी। भैया धन्यवाद भैया आपका, और आपका प्रेम स्नेह इसी तरह से हम पर बना रहे और आगे से ये यात्रा जो हम कर रहे हैं लगातार आगे भी निरंतर करते रहें। और मैं एक सूचना है कि जैसे कि जो आज का कार्यक्रम हुआ है ये हमारे एक चैनल भी है JNUEETS। तो जो आज का कार्यक्रम है या जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं, आपका कोई दोस्त हो तो ये कुछ दिन बाद ये रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और जो इसके पहले विगत 2 वर्षों में कार्यक्रम हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो आप लोग चाहें तो वहाँ भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे मतलब कार्यक्रम पड़े हुए, वहाँ से भी आप चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी सूचना के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से विशेष आभार, धन्यवाद। अब आप कार्यक्रम छोड़ सकते हैं। ठीक है शुभम, गायत्री, प्रीति, संजना, हेमंत भैया, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।